हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट। आज क्या पढ़ेंगे? लेट्स सी, विल स्टडी एएनएस। लेट्स स्टार्ट स्टडिंग एएनएस। ये केडीटी बुक है और इसमें मैंने थोड़ा पढ़ रखा है। तो देखते हैं एएनएस मतलब जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के नीचे काम करे। ये आपको बचपन से पता होगा। ये चीज़ में सीएनएस का ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, और एएनएस में सोमैटिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। ऑटोनोमिक में वो पीएनएस में फिर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आता है। तो ये सब बेकार बातें हैं। पहले क्या लगता था कि ये जितना भी ट्रांसमिशन होता है वो सारा लाइक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है, बट बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चला, वेगो स्टफ मिला, मतलब एसिटाइल कोलिन मिला। तो फिर हम लोग को पता चला कि इट्स नॉट कि हर जगह पे ये केमिकली ट्रांसमिशन होता है, हर जगह पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन नहीं होता। तो सीएनएस में तो सोमैटिक में डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट कोई भी गैंग्लियन नहीं है, जहाँ पे भी एक्ट करना है वहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज कर दो, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कर दो, हो जाएगा। बट पैरासिम्पथेटिक इट्स यहाँ पे ये कोलिनर्जिक सिस्टम है मेनली। अगर पैरासिम्पथेटिक आपको कोई बोले तो यू मस्ट रिमेंबर कोलिनर्जिक सिस्टम। वहाँ पे ये कोई भी गैंग्लिया है वहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, और फिर उसके बाद जो इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। हर जगह आपको याद रखना है कि गैंग्लिया पे प्री गैंग्लियन जो भी केमिकल रिलीज करेगा वो मोस्टली एसिटाइल कोलिन ही रहेगा। लेकिन जो गैंग्लिया के बाद में रिलीज हो रहा है वो नॉर एड्रिनलिन रहता है सिंपैथेटिक के केस में। और थोड़ा बहुत एसिटाइल कोलिन भी रहता है, वो मेनली ब्लड वेसल में रहता है और स्वेट ग्लैंड्स में रहता है। ये दो एक्सेप्शन है। बट आपको मेनली याद क्या रखना है कि पैरासिम्पैथेटिक मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम, आगे पीछे दोनों जगह एसिटाइल कोलिन, और सिंपैथेटिक में पहले एसिटाइल कोलिन जो कि नॉर्मल है, उसके बाद नॉर एड्रिनलिन एंड एसिटाइल कोलिन एट सम प्लेसेस। और एड्रिनल मेडुला क्या करता है, वो सिंथेसाइज करता है एड्रिनलिन। और ये सब कहाँ कहाँ पे एक्ट करते हैं? हार्ट, ब्लड वेसल, विसरा, जो भी चीज़ जिसका आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे ब्रोंको कंट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको डायलेशन, हार्ट रेट स्लो होना, फास्ट होना, ब्लड वेसल्स, गट का मोटिलिटी, आई से सिक्रीशंस, ग्लैंड का सिक्रीशंस। लेट्स सी द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस। इसको सिंपैथेटिक को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक इज क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो, और यह है थोरैको लंबर आउटफ्लो। ऐसे याद रखना कि सर और दिमाग, क्रेनियोसेक्रल मतलब सर और बैक सेक्रल, ये दोनों पैरा में रहेंगे, और जो बीच में है थोरैको लंबर वो सिंपैथेटिक है। ठीक है, तो ओरिजिन हो गया। ये मेनली एनाटॉमिकल वेरिएशन है। डॉर्सो लंबर या फिर थोरैकोलम्बर, और ये क्रेनियोसेक्रल। भी पैरासिम्पथेटिक में 3, 7, 9, 10 और S2 S3 S4। ये क्रेनियन नर्व 3, 7, 9, 10 होता है, और S2 S3 S4 होता है। और इसमें T1 to L2 या L3 तक होता है। ईजी है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपैथेटिक वाइड होता है और पैरासिम्पैथेटिक कम होता है। गैंग्लिया में अभी देखिए मैं कैसे याद रखता हूँ कि सिंपैथेटिक इट्स लाइक कि ये बहुत आलसी है। ये पहले थोड़ा ही चलेगा और बाद में इसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ऑर्गन तक पहुँचने के लिए। तो इसका प्री गैंग्लियोनिक छोटा होगा फाइबर, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बड़ा होगा। और जस्ट इसका ऑपोजिट होगा आपका पैरासिम्पथेटिक में। वो लगभग पूरा चला जाएगा ऑर्गन के पास, और फिर वहाँ पे रिले कर देगा, और फिर वो थोड़ा बहुत जाके इफेक्टर ऑर्गन पे फिर बाद में वो काम करने लगेगा। तो इसमें ये मेहनत ही रहता है। स्टार्टिंग में पूरा मेहनत कर लेते हैं तो एंड में नहीं करना पड़ता है। सिंपैथेटिक इज आलसी। तो इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्ग रहेगा और इसमें शॉर्ट रहेगा। इफ़ यू रिमेंबर दिस स्टोरी तो तुम्हें याद रहेगा। अभी इसमें रेशियो दिया हुआ है 1:20, 100, ये सब उतना याद नहीं करना। न्यूरो ट्रांसमीटर्स मेनली सिंपैथेटिक में नॉर एड्रेनलिन रहेगा, और पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन रहेगा, और वीआईपी और नाइट्रिक ऑक्साइड रहेगा। और इसमें माइनर में ये याद रखना, एटीपी, एसिटाइल कोलिन अभी अभी बताया, एटीपी भी हो सकता है, न्यूरोपेप्टाइड वाई और डोपामिन भी हो सकता है। अभी ये स्टेबिलिटी, नॉर एड्रेनलिन स्टेबल रहता है, एसिटाइल कोलिन स्टेबल नहीं रहता उतना। और इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें देखो, सिंपैथेटिक मतलब एकदम स्ट्रेस में, अगर आपने लायन को देख लिया तब क्या होगा। और इट्स लाइक पैरासिम्पैथेटिक इट्स रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, डाइजेशन, ठीक है जो भी। तो सिंपैथेटिक में अभी ये नहीं याद रखना कि स्ट्रेस में यू विल पी मोर, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक कि अगर स्ट्रेस है तो यू विल होल्ड योर ब्लैडर एंड यू विल रन। तो वहाँ पे यूरिनेशन रुकता है, सिंपैथेटिक सिस्टम रोकता है। और बस ये एक इंपॉर्टेंट याद रखना है। और पैरासिम्पैथेटिक लाइक स्लोज डाउन द हार्ट, एंड सिंपैथेटिक और ज़्यादा उसको हार्ट रेट बढ़ाएगा। ठीक है, मैंने जो बताया कि वो पहले सोचते थे कि पूरा इलेक्ट्रिकल होता है, फिर पता चला कि नहीं नहीं, पूरा इलेक्ट्रिकल नहीं, केमिकल भी होता है, ये सब है। बट वी आर रीडिंग क्या बोलते हैं, फार्मा, तो फिजियोलॉजी बाद में। अभी ट्रांसमीटर रिलीज ये वो नहीं पढ़ना, ईपीएसपी आईपीएसपी ये सब फिजियोलॉजी है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक टॉक्सिन रिलीज होता है,
ये पूछ सकते हैं कि टेट्रोडोटॉक्सिन जो पफर फिश रिलीज करता है, सेक्सीटॉक्सिन जो भी फिश ही रिलीज करता है, वो क्या करता है, सोडियम का कंडक्टेंस कम कर देता है और उससे इम्पल्स कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, पढ़ी लेते हैं। ट्रांसमीटर रिलीज, द ट्रांसमीटर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी स्टोर्ड इन प्री जंक्शन नर्व एंडिंग्स कॉल्ड साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये तो पता ही है। देखिए, ये अगर प्री साइनेप्टिक वेसिकल है और ये पोस्ट साइनेप्टिक है, तो यहाँ पे ये वेसिकल में स्टोर्ड रहता है। कोई भी मान लीजिए एसिटाइल कोलिन है, तो ये पहले कोलिन बाहर जाएगा और फिर ये एसिटाइल कोलिन बनेगा, और फिर जब ये डीपोलराइज होगा, जब कैल्शियम आएगा, कोई भी इंपल्स आया, तो उसके बाद कैल्शियम अंदर आएगा और वो उसको रिलीज करवा देगा। यहाँ पे क्लेफ्ट में रिलीज हुआ, यहाँ पे रिसेप्टर रहेगा, वो उसको लेके फिर यहाँ पे जो भी कपलिंग होना रहेगा हो जाएगा। तो मेन क्रक्स यही है। Nerve impulse promotes fusion of vesicles and axonal membranes through calcium entry, which fluidizes membrane. वही membrane को fluid कर देता है. All the contents of the vesicle, transmitter enzymes and other proteins are extruded by exocytosis. While majority of the neurotransmitters are preformed, kept in stored synaptic vesicles and released on activation by exocytosis, as outlined above, some mediators like nitric oxide, prostaglandins, endocannabinoids are synthesized on demand. जहाँ कहीं भी इन्फ्लामेशन होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर एंडोकैनाबिनॉइड्स, जैसे कि ये मतलब मेनली वॉर में जब रहते थे सोल्जर्स, उनको दर्द क्यों नहीं होता था, क्योंकि उनको एंडोकैनाबिनॉइड्स रिलीज होता था। अनंदामाइड आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। आर सिंथेसाइज्ड ऑन डिमांड एंड रीच देयर टारगेट बाय डिफ्यूजन और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी कुछ मेनली बोलना चाह रहे हैं कि पहले से तो लोडेड रहता है बन के, बट कुछ कुछ चीज़ें से एनो, पीजी और क्या एंडोकैनाबिनॉइड्स डिमांड पे बनेंगे। द रिलीज प्रोसेस कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय ट्रांसमीटर इटसेल्फ एंड बाय अदर थ्रू एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन द प्रीजंक्शनल मेंबर्स। अभी ये जो रिलीज हो रहा है वो मॉड्यूलेट होता है खुद से और अदर एजेंट्स प्रेजेंट ऑन द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रीजंक्शनल मेंबर्स मेम्ब्रेन, प्रीजंक्शनल मेम्ब्रेन, जैसे नॉर एड्रेनालिन रिलीज इज इनहिबिटेड बाय अल्फा टू। भी ये ब्रेक का बात कर रहा है, इतना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं है। ये क्या है कि ये कुछ कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे अल्फा टू और अल्फा वन यहाँ रहता है। तो अल्फा टू क्या करता है, ये ब्रेक का काम करता है। ये जो वेसाइकल है उसको रिलीज ही नहीं अगर एसिटाइल कोलिन है सपोज या नॉर एड्रेनालिन है, तो नॉर एड्रेनालिन अगर रिलीज होगा तो वो अल्फा वन पे एक्ट करेगा, बट अल्फा टू पे अगर उसने एक्ट कर दिया नॉर एड्रेनालिन, तो ये बाद में उसी का रिलीज को रोक देगा। तो यही बताना चाह रहा है। डोपामीन, ये एग्जांपल्स हैं कि लाइक ये चेक है कि अगर ज़्यादा नॉरएड्रेनालिन रिलीज हो रहा है तो वो कम भी तो होना चाहिए, उसके लिए इट्स काइंड ऑफ अ चेक। एडिनोसिन, prostaglandins and enkephalins, while beta 2 and angiotensin receptors increase नॉरएड्रेनालिन रिलीज। क्या क्या इंक्रीज क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। डोपामिन, अडीनोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इनकेफेलिन्स, आइसोप्रेनलिन, ये भी एक ड्रग का नाम है, आइसोप्रेनलिन। एंजियोटेंसिन इंक्रीज। Similarly, alpha-2 muscarinic antagonist inhibit acetylcholine release at autonomic neuroeffector sites, but not in ganglia and skeletal muscles. Peer transmitter action on the post-junctional membrane. The released transmitter combines with specific receptors on the post-junctional membrane. Depending upon its nature, it induces जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है वो क्या करेगा, एक ईपीएसपी या आईपीएसपी रिलीज करेगा। ये ना चिंगारी की तरह होता है। और जैसे अगर आप कोई भी पटाखा फोड़ते हो तो जो पहला जो निकला हुआ एंड रहता है उसको आप आईपीएसपी या ईपीएसपी की तरह समझ सकते हो। वो अगर एक्सप्लोड होगा तो फिर जाकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो वही है कि अगर वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो फिर वो ईपीएसपी बनाएगा, और अगर इनिबिटरी है तो आईपीएसपी बनाएगा। इसको बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल या फिर इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो ईपीएसपीज, ये बहुत सारी ईपीएसपीज कंबाइन होके ही क्या एक्शन पोटेंशियल बनाते हैं। ये एडिटिव नेचर के होते हैं। इन अभी ईपीएसपी होता है क्या, इंक्रीज इन परमिएबिलिटी टू कैटायंस, जैसे सोडियम या फिर कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा तो फास्ट और स्लो चैनल्स कॉजेस डिपोलराइजेशन फॉलोड बाय पोटेशियम इफ्लक्स। दीज आयोनिक मूवमेंट सच एज पैसिव आर पैसिव एज द फ्लो इज डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है। आईपीएसपी में मेनली क्लोराइड रहता है। मेन क्या याद रखना है कि अगर कैल्शियम और सोडियम रिलीज होगा तो एक्साइटेटरी है, क्लोराइड इनहिबिटरी है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से ये पहले इम्पल्स आया,
डिपोलराइज हुआ, उसने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कराया। अभी अगर क्लोराइड जाएगा तो हाइपर पोलराइजेशन होगा, आईपीएसपी हो जाएगा। और अगर सोडियम गया तो फिर ईपीएसपी जनरेट होगा और फिर इम्पल्स कंडक्शन होगा। दिस इज ऑल फिजियोलॉजी। यहाँ पे तो अभी तक कोई भी फार्मा तो आया ही नहीं। तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। अभी क्या होता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज बोल के एक एंजाइम होता है जो आपका एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करता है। तो हम लोग का जो ड्रग रहता है वो मेनली क्या क्या काम करता है, वो बाद में आते हैं, छोड़े। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन में एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। अभी वीआईपी रिलीज हुआ, वो भी डिफ्यूजन हो जाता है उसका। और ये है सिंपैथेटिक न्यूरॉन, इसमें क्या नॉर एड्रेनलिन रिलीज होगा इफेक्टर साइड पे। नॉर एड्रेनलिन आया, न्यूरोपेप्टाइड वाई, ये सब मेनली वीआईपी छोटा मतलब माइनर न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये यहाँ पे सिंपैथेटिक में न्यूरोपेप्टाइड वाई माइनर है। ठीक है, तो वो उसका इफेक्टर ऑर्गन पे एक्ट किया। डिफ्यूज एक्शन, ये अगर ब्लड वेसल्स में भी थोड़ा बहुत, सारा डिग्रेड नहीं हो पाता, यहाँ पे अपटेक हो जाता है नॉरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू। बट कुछ कुछ जो है वो डिफ्यूज हो गया। और वो गाबार्जिक न्यूरॉन, अगर गाबार्जिक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे गाबा रिलीज हुआ, और फिर गाबा कुछ डिफ्यूज हो गया, कुछ का रीअपटेक हो गया, और कुछ को ग्लायल सेल्स में खा गया, और कुछ जाके एक्ट कर गया। तो ये मेनली मैकेनिज्म ऑफ टर्मिनेशन है। हम लोग क्लासिफिकेशन पे आता है, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पे आता है कोलिनर्जिक ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन। एसिटाइल कोलिन इज मेजर न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर एट ऑटोनोमिक सोमैटिक एट एज वेल एज सेंट्रल साइट्स, सिंथेसिस, स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन। अभी क्या होता है, ये एसीटेट से बनता है, एटीपी और कोएंजाइम ए से चाहिए। अभी यहाँ से एसिटाइल कोलिन बना, अभी एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, सॉरी। अब वो एसिटाइल कोलिन के साथ रिएक्ट करेगा, और एग्जाम कैट इसका नाम है, एसिटाइल कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम रहता है, मेनली कोलिन प्लस एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल को, ये दोनों मिलके एसिटाइल कोलिन प्लस कोएंजाइम ए बनाए। उससे कोलिन, अभी क्या होता है कि choline is actively taken up by axonal membrane by a sodium choline co-transporter and acetylated by the help of ATP। ये एग्जाम, ये मतलब इसको एक्सप्लेन कर रही, इतना बताने का जरूरत नहीं है। अभी जो बोटॉक्स टॉक्सिन है वो ए और बी होता है, आर हाईली पोटेंट एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोटुलिज्म, a type of food poisoning. These are neurotoxic proteins cause long-lasting loss of cholinergic transmission by interacting with axonal proteins involved in release of acetylcholine। अभी मेन सिंपल ये स्नेयर प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है और प्रिवेंट्स रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। अगर एसिटाइलकोलिन मान लीजिए मसल में है और रिलीज ही नहीं हो रहा है एसिटाइलकोलिन, तो पता है एसिटाइलकोलिन चाहिए एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग के लिए। तो अगर एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा तो मसल काम ही नहीं करेगा, मसल रिलैक्स कर जाएगा, तो आपको काइंड ऑफ पैरालिसिस मिलने देखने को मिलेगा। ये कब यूज करते हैं, अगर किसी को रिंकल्स आ गया है, मेरे फेस पे सपोज रिंकल्स है, क्यों, क्योंकि ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, मैं चाहता हूँ रिलैक्स हो जाए, मैं क्या दे दूंगा, बोटॉक्स। जो आजकल सेलिब्रिटीज बोटॉक्स टॉक्सिन या बोटॉक्स करवाते हैं, वो वही है। तो वो क्या है, लोकलाइज इंजेक्शन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ, अभी कौन सा यूज करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, बोटुलिनम टॉक्सिन ए और इट्स हेमाग्लूटिनिन कॉम्प्लेक्स डिस्पॉट can be used for the treatment of number of spastic and other neurological conditions like ब्लेफेरोस्पैज्म। अगर आईलिड ऐसे बंद हो जाता है, स्पैज्म, ब्लेफराइटिस नहीं, ब्लेफराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड, और ब्लेफोस्पैज्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लेफ मतलब आईलिड का फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन, उससे फंक्शनल दिक्कत होता है। इट्स लाइक कि यू आर नॉट ब्लाइंड बट यू आर फंक्शनली ब्लाइंड, जहाँ देखना है वहाँ आपका आँख खुला ही नहीं है, क्या देंगे, बोटॉक्स दे देंगे। क्यों, क्योंकि वो स्नेयर प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके एसिटाइलकोलिन का रिलीज रोक देगा, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। सेरिब्रल पाल्सी, स्ट्रैबिस्मस स्पाज्मोटिक टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस मतलब नेक आपका ऐसे एक साइड का स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। निस्टैग्मस, स्ट्रैबिस्मस मतलब स्क्विंट, निस्टैग्मस मतलब ऐसे ऐसे आई मसल्स का एक रैंडम मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, ऐसे 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 ऐसे। हेमीफेशियल स्पैज्म, अगर फेस का हाफ साइड में स्पैज्म है, पोस्ट स्ट्रोक स्पेस्टिसिटी, कोई मान लीजिए एमसीए का स्ट्रोक आया आपको, स्पेस्टिसिटी हो गया। स्पाज्मोस्टिक डिस्फोनिया, गले का कोई सपोज
थ्रोट का कोई भी मसल में स्पैसम आ गया, एक्सिलरी हाइपरट्राइकोसिस। हाँ, और बहुत ज़्यादा अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो फिर आपका पैरासिम्पथेटिक फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशंस को बढ़ाना। तो अगर आपका सिक्रीशन ज़्यादा है तो यू मस्ट गिव एसिटाइल कोलिन का ब्लॉकर जो है बोटॉक्स। तो आपको क्या करना होगा, वो दे देंगे तो आपका सिक्रीशंस कम हो जाएगा। आई होप आपको अभी तक सारा समझ में आ रहा है। वट एवर आई एम सेइंग, इट्स लाइक कि आई एम टीचिंग यू एज अ फ्रेंड, वो भी एक रात पहले एग्जाम के। which are due to overactivity of cholinergic nerves. It is being employed popularly as beauty treatment for removal of age-related wrinkles. However, incorrect, sorry, however, incorrect injection or overdose can be dangerous. Doses, diplopia, facial swelling, dry mouth, ये सब एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स हैं। मैं वो एंटीकोलिनर्जिक्स में अच्छे से पढ़ाऊँ। अभी साइट्स ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन एंड रिसेप्टर्स इन्वॉल्व। देखिए, मस्कारिनिक रिसेप्टर्स होते हैं और निकोटिनिक। एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर्स में भी ना मस्कारिनिक और निकोटिनिक होता है। जो एन एन, अभी निकोटिनिक में भी दो टाइप का होता है, एन एन और एन एम। लेट मी राइट इट डाउन। एसीएच रिसेप्टर्स, अभी ये निकोटिनिक, मस्कारिनिक भी एन एन होता है और एन एम होता है। और ये पांच टाइप का, M1 M2 M3, ऐसा सो ऑन। बट यही सब पढ़ना है। अभी जो एन एन होता है, ये मैंने आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे एन एन टाइप का रिसेप्टर्स होता है। जितना भी आपका गैंग्लिया है वहाँ पे एन एन होगा, और जो भी मसल है वहाँ पे एन एम होगा। बस यही डिफरेंस है वहाँ तक। और तो देखते हैं, ऑल पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक। पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक, उसमें मस्कारिनिक रिसेप्टर्स होगा। और गैंग्लिया बहुत सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एड्रीनल मेडुला, उसमें एनएन होगा। एनएन ये मैंने आपको बता दिया कि जो गोला गोला है वो एनएन है, और एड्रीनल मेडुला भी गोला है काइंड ऑफ, तो एनएन है। ठीक है। अभी स्केलेटल मसल्स पे एनएम होगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो निकोटिनिक सॉर्टेड है। अभी सीएनएस में कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड, अदर साइड्स, वहाँ पे मस्कारिनिक और निकोटिनिक दोनों हो सकता है। तो ब्रेन में मेनली निकोटिनिक भी होता है, बाद बाकी सारी जगह पे पैरासिम्पथेटिक का जो रिसीविंग एंड है, लाइक कोई भी ऑर्गन है, जैसे पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक। प्री एंग्लियोनिक होता है ये वाला जो रिलीज होगा, नहीं वो नहीं, वो तो एनएन है। उसके बाद में जो भी रिलीज होगा वो मस्कारिनिक रिसेप्टर्स है। पहले वाला जो था वो निकोटिनिक था, लेकिन जो बाद में आ रहा है वो मस्कारिनिक है। आर यू गेटिंग मी? कि पैरासिम्पथेटिक कोलिनर्जिक है, कोलिनर्जिक में पहले निकोटिनिक आ गया, उसके बाद मस्कारिनिक आ गया, और फिर ब्रेन में निकोटिनिक है। और निकोटिनिक एन एन मैंने बता दिया कि गोले गोले में वो जितना भी गैंग्लिया का प्री सिंपैथेटिक रिलीज हो रहा है वो निकोटिनिक में होगा। और उसके बाद जो भी एड्रिनल मेडुला है वो भी, उसमें भी निकोटिनिक एन एन होगा। तो आई गेस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। अभी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पढ़ लेते हैं। मस्कारिन, ये निकोटिनिक एंड मस्कारिनिक रिसेप्टर्स क्यों बोला गया? क्योंकि वो किससे मतलब क्या देने से वो स्टिमुलेट हो रहे थे, वो देख के नाम पड़ा। ठीक है। तो हम लोग को पता है सबसे एंटीकोलिनर्जिक में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है लाइक एट्रोपिन। एट्रोपिन, इट्स लाइक कि वो मस्कारिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा, और फिर मस्कारिन तो है ही जो उसको स्टिमुलेट करेगा। और अब आते हैं डीएमपीपी और हेक्सामेथोनियम पे। ये एगोनिस्ट है इसका, निकोटिनिक का, और हेक्सामेथोनियम एंटागोनिस्ट। मेनली एंटागोनिस्ट आपके काम आएगा। स्केलेटल मसल्स पे पीटीएमए और ट्यूबोकुरारिन, ये आपका डी ट्यूबोकुरारिन एंटागोनिस्ट है। अभी मस्कारिनिक फिर से आ गया, तो मस्कारिनिक जहाँ जहाँ एंटागोनिस्ट था एट्रोपिन है, और मस्कारिन में मतलब एगोनिस्ट में मस्कारिन या ऑक्सीट्रेमोरिन, ऑक्सीट्रेमोरिन। और निकोटिनिक में आपको याद रखना है कार्बाकॉल आपका एगोनिस्ट है एंड ट्यूबोकुरारिन एंटागोनिस्ट है। तो मेनली अगर आपको ये भी याद है कि एट्रोपिन, मेनली यहाँ से क्या याद रखना है कि एट्रोपिन आपका एंटागोनिस्ट है किसका, मस्कारिनिक का, एंटी मस्कारिन। और ट्यूबोकुरारिन इट्स लाइक कि एंटागोनिस्ट ऑफ निकोटिन, निकोटिनिक रिसेप्टर्स का। अगर आपको इतना भी याद है ट्यूबोकुरारिन तो इट विल बी ऑलराइट। ठीक है।
अभी आते हैं कोलिन एस्टरेज पे। इमीडिएटली आफ्टर रिलीज एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम कोलिन एस्टरेज एंड कोलिन इज रिसाइकल्ड। एसिटाइल कोए और कोलिन अलग अलग हो जाएंगे, एसिटाइल कोलिन वापस ऊपर चला जाएगा। स्पेसिफिक एसिटाइल कोलिन एस्टरेज और द ट्रू एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। अभी इसमें भी टाइप है, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक। जो ब्यूट्राइल कोलिन एस्टरेज है उसको स्यूडो कोलिन एस्टरेज भी बोलते हैं। Type of enzyme occurs in the body. Important difference between these two are given in the table. While acetylcholinesterase is strategically located in all cholinergic sites and serves to inactivate acetylcholine instantaneously, butyrylcholinesterase presence in plasma elsewhere probably serves to ingested esters को। तो ब्यूटराइल कोलिनेस्ट्रेज जिसको स्यूडो कोलिनेस्ट्रेज भी बोलते हैं, एसीटेट एंड कोलिन। एसिटाइल कोलिन में ब्रेक डाउन नहीं होता, माय बैड, इट्स एसीटेट। एसिटाइल कोए में नहीं होता, एसीटेट में होता है। स्यूडो कोलिनेस्ट्रेज ठीक है, ये क्या करता है, इंजेस्टेड एस्टर्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो डिफरेंसेस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ अभी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा कोलिनर्जिक साइट पे होगा, आरबीसी में, ग्रे मैटर में, हर जगह। बट जो ब्यूटराइल होगा, जो स्यूडोफॉल्स है, वो सिर्फ प्लाज्मा मतलब ब्लड में रहेगा, लिवर इंटेस्टाइन एंड व्हाइट मैटर में रहेगा। लिवर इंटेस्टाइन एंड व्हाइट मैटर, लिवर इंटेस्टाइन एंड व्हाइट मैटर। ठीक है, मेन आपको प्लाज्मा याद रखना है, लिवर इंटेस्टाइन व्हाइट मैटर तो चलेगा। अभी हाइड्रोलिसिस इसका बहुत फास्ट होता है, माइक्रो सेकंड में होता है, ये बहुत ही स्लो होता है इसका एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन। इसमें मेथाकोलिन, बेंजोइल कोलिन और ब्यूट्राइल कोलिन का हाइड्रोलिसिस ये नहीं करते, बट ये तो इंजेस्टेड वाले ही करेंगे तो। और मीथाकोलिन का नहीं करेंगे, ये याद रखना, मीथा का नहीं करेंगे। देखिए एसिटाइल कोलिन का एनालॉग्स क्या क्या होता है यहाँ पे याद ही कर लीजिए। मीथाकोलिन, बेथेन कोलिन, मीथा कोलिन, बेंजोइल कोलिन, ब्यूट्राइल, बेंजोइल एंड ब्यूट्राइल कोलिन, बेंजोइल एंड ब्यूट्राइल कोलिन। अभी आते हैं कोलिनो रिसेप्टर्स पे। कोलिनोसेप्टर्स, जो टू क्लासेस ऑफ रिसेप्टर्स आर रिकॉग्नाइज, मस्कारिनिक एंड निकोटिनिक। द फॉर्मर इज अ जीप, हाँ ऐसे याद रखना कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है वो आयोन गेटेड होते हैं, और जो मस्कारिनिक रहते हैं वो मग से याद रखना, मस्कारिनिक आर जीपीसीआरस, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, इंपॉर्टेंट है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स व्हाइल द लैटर इज अ लिगैंड गेटेड या आयन गेटेड कैटायन चैनल। अभी मस्कारिनिक, these receptors are selectively stimulated by muscarine and blocked by atropine। ये लाइन इट्स लाइक की द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। मस्कार these receptors are muscarine stimulate करेगा, ब्लॉक कौन करेगा, atropine। they are located primarily on autonomic effector cells in heart, brain, blood vessels, smooth muscles and glands। जहां जहां पे भी आपको पैरासिम्पैथेटिक एक्शन याद रखना है वहां वहां प्रेजेंट रहेंगे, जैसे ब्लड वेसल हो गया, हार्ट हो गया, ब्रोंकस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया। जहाँ मेन इट्स लाइक इफेक्टर है ये हर जगह, निकोटिनिक वाले इफेक्टर सिर्फ गोल गोल वाले जगहों पे थे। ठीक है, लेट्स रिमेम्बर, कहाँ गए, ये स्केलेटल मसल्स पे रहेंगे, एन एम और एन एन गोल गोल वाली जगह पे। और मेनली सारे इफेक्टर ऑर्गन्स पे, ऑल पोस्ट एंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक में मस्कारिनिक रहते हैं, और हार्ट में निकोटिनिक रहते हैं, नहीं सॉरी सेंटर सीएनएस में निकोटिनिक रहते हैं, सीएनएस में निकोटिनिक and in the CNS. While autonomic ganglia primary function through nicotinic receptors, subsidiary muscarinic receptors are also present, while which appear to play a modulatory role by inducing long lasting। मेनली जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है वो मैंने बताया गोल गोल मतलब निकोटिनिक, और ब्रेन भी काइंड ऑफ ऐसा सर्कुलर तो नहीं होता बट यू कैन से, तो उस पर भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स रहेंगे और वो मेनली उसी से एक्ट करता है, और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। बट अगर ईपीएसपी लॉन्ग टर्म जनरेट करना है तो मस्कारिनिक रिसेप्टर्स चाहिए। Muscarinic autoreceptors are present prejunctionally, one second, muscarinic autoreceptors are present prejunctionally on postganglionic cholinergic nerve endings
एक्टिवेशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स इनहिबिट फर्दर एसिटाइलकोलिन। तो मस्कारिनिक ऑटो रिसेप्टर्स बोल के कुछ होता है जो प्री जंक्शनली प्रेजेंट होगा, ये अगर जंक्शन है ऑन पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स। अभी यहाँ पे ऑटो रिसेप्टर है, तो जहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व खत्म हो रहा है जस्ट उसी पे प्रेजेंट रहेगा, जो कि फिर से रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन को रोकेगा। तो इट इज लाइक अल्फा 2 ब्रेक की तरह काम करेगा। Similar ones have been demonstrated on adrenergic terminals. Their activation inhibits Na release, may contribute to vasodilator action of injected acetylcholine. मतलब opposite action करेगा. All these blood vessels have muscarinic receptors, though most of them lack cholinergic innervation located on endothelial cells. Cholinergic located on endothelial cells whose activation releases EDRF, nitric oxide, which diffuses to smooth muscles to cause relaxation. ठीक है, अब देखते हैं सब टाइप्स ऑफ मस्कारिनिक रिसेप्टर्स बाई फार्माकोलॉजिकल एज वेल एज मॉलिकुलर क्लोनिंग टेक्निक्स। मस्कारिनिक रिसेप्टर्स हैव बीन 5 टाइप का होता है मेनली, M1 M2 M4 M5। द फर्स्ट 3 आर मेजर सब टाइप्स, बाद बाकी प्रेजेंट टेबल दिया हुआ है, प्रेजेंट ऑन इफेक्टर सेल्स एज वेल एज इन प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग्स एंड आर एक्सप्रेस्ड इन बोथ पेरिफेरल ऑर्गन्स एज वेल एज इन CNS। M4 M5 are present mainly in the certain areas of the brain and regulate the release of other neurotransmitters। हम लोग M4 M5 नहीं पढ़ते, वो मेनली CNS में देखने को मिलता है, जैसा कि लिखा हुआ है। फंक्शनली M1 M2 M3 फॉल इन वन क्लास, नहीं जितने भी ऑड वाले हैं वो एक क्लास में फॉल करते हैं, और M2 M4 फॉल इन अनदर क्लास। मस्कारिनिक एगोनिस्ट हैव शोन लिटिल सबटाइप selectivity, but some relatively selective antagonists have produced, जो कि पायरेनजीपिन फॉर M1, ट्राइपिट्रामिन फॉर M2 एंड डारिफेनासिन फॉर M3। ये M1 M2 M3 के लिए क्या क्या है एक बार हम लोग लिख लेते हैं, जिससे वी विल रिमेंबर इट। M1 मतलब पायरेनजीपिन, ये स्टोमक, M1 मेनली आपका स्टोमक में होता है। पायरेनजीपिन आपका जितना भी ये होता है, क्या बोलते हैं, एसिड प्रोडक्शन, उसको कम करने के लिए पायरेनजीपिन यूज करते हैं। पेट से पायरेनजीपिन याद रख सकते हैं, पायरेनजीपिन, जिससे पायरेनजीपिन। M2 इज फॉर ट्राइपिट्रामिन, मतलब 3, पित्र मतलब डैड होता है, पित्र मीन लाइक 3 4 मीन, ऐसा याद रखने के लिए। ट्राई पित्र मीन 3 फादर मीन, काइंड ऑफ ट्राई पित्र मीन एंड डायरीफेनासिन, ये तो सिंपल है। तो M1 M2 M3, पहला वाला पायरेनजीपिन, दूसरा वाला ट्राइपिट्रामिन और डारीफेनासिन। ओके, देखते हैं ये कहाँ कहाँ होता है। पहला M1 ऑटोनोमिक गैंग्लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है और ENS में होता है। मेनली जो याद रखना है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होता है। लोकेशन एंड फंक्शन सबसॉर्ट, अभी डीपोलराइजेशन कराते हैं, EPSP बनाएगा, हिस्टामिन रिलीज होगा, एसिड सिक्रीशन बढ़ाएगा। हमको पता है हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एसिड, तो उसे अभी ENS में, इंटरेक नर्वस सिस्टम में जो भी है, वो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस को बढ़ाएगा। काफ़ी कॉमन सेंस वाला है, अगर कोई भी पैरासिम्पैथेटिक है तो वो सिक्रीशंस को बढ़ाएगा, और जो CNS में है वो लर्निंग, मेमोरी एंड मोटर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे नोट, पहला आपको ऐसे याद रखना है, पहले खाओ पियो, दिस इज नॉट माई थिंग, इट हैज़ बीन सेड बाय डॉक्टर गोगा, रिस्पेक्टफुल GRG सर। तो पहले खाओ पियो, फिर दिल लगाओ, बाद बाकी काम बाद में, तो रेस्ट ऑल। तो पहले ये M1 आपका स्टमक में रहेगा, M2 हार्ट में, और बाद बाकी जैसे लंग हो गया, ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, वो वहाँ पे हर जगह पे ऑलमोस्ट M3 रहेगा। और हार्ट में क्या काम होता है, पैरासिम्पथेटिक सोचिए, डिपोलराइजेशन कराएगा, मतलब क्या, हार्ट रेट को कम कर, हार्ट को सप्रेस करेगा मेनली। तो ऐसे नोड में सप्रेस करना है तो क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन, क्लोराइड चैनल से रिलेटेड था नॉर्मली, बट हार्ट में अलग हो सकता है। डिक्रीज रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन, AV नोड, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन कम जाएगा। एट्रियम में शॉर्टनिंग ऑफ APD, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मेनली जितना भी ट्रोपी है, क्रोनोट्रोपी, आइनोट्रोपी, ये सबको कम कर देगा। वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर देगा, और कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स पे एसिटाइल कोलिन रिलीज कम होगा। CNS में क्या इफेक्ट्स हैं इसका, ट्रेमर्स, एनाल्जेसिया, विसरल स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। और देखते हैं M3 कहाँ कहाँ होता है, विसरल एंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, मेनली आपको ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स याद रखना है, और विसरल याद रहे तो ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस, आई में भी प्रेजेंट रहता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, अगर आप देखेंगे तो रेस्ट कर रहे हो तो आपका प्यूपिल्स में ज़्यादा लाइट नहीं जाना चाहिए, तो आपका अगर मियोसिस होके रहेगा तो भी चलेगा,
लेकिन इमरजेंसी में आपका आंखें खुला होना चाहिए ताकि आप जितना ज़्यादा देख सको उतना जल्दी भाग पाओगे। तो उसमें आपको मिड्रियासिस होगा। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक में मियोसिस और सिंपैथेटिक में मिड्रियासिस। ये मतलब ओपन और ये काइंड ऑफ लाइक कॉन्ट्रैक्टेड, ओपन क्लोज नहीं, कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड ओपन प्यूपिल, ये आई गेस आपको पता ही होगा, इसका ऑपोजिट है मियोसिस, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड, प्यूपिल छोटा हो जाएगा। सिलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड में सिक्रीशंस को बढ़ा देगा। वास्कुलर एंडोथेलियम में रिलीज ऑफ वासोडाइलेशन। ठीक है, M3 कॉजेज वासोडाइलेशन। अभी आते हैं नेचर। हम मैंने क्या बताया था, मग से याद रखना है कि मस्करिनिक सारा GPCR होता है, तो ये नेचर है GPCR। अभी M1 M2 M3 इसमें से कौन सा एक्साइटेटरी है, कौन सा इनहिबिटरी है? जो ऑड वाले हैं वो सारे एक्साइटेटरी हैं, एक्साइटेटरी एक्साइटेटरी। जो इवन वाला है वो इनहिबिटरी है, इवन इनहिबिटरी सिमिलर साउंड कर रहा है। तो M2 इनहिबिटरी है, बाद बाकी सारा एक्साइटेटरी है। GQ एक्साइटेटरी होता है। और इसमें क्या क्या सिस्टम है जो, मान लीजिए GPCR एक्टिवेट हो तो उसके बाद क्या क्या होता है, उसको ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इसमें IP3 DAG बढ़ता है, IP3 DAG सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है जो कि सिस्टोलिक कैल्शियम को बढ़ाएगा। और फॉस्फोलाइपेज A2 बढ़ेगा जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बढ़ जाएगा। तो M1 कैसे काम करता है? IP3 DAG पाथवे, IP3 इनॉल ट्राइफॉस्फेट DAG डाइएसाइल ग्लिसरॉल। फॉस्फोलाइपेज A2 अगर बढ़ रहा है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा। मेरे प्रोस्टाग्लैंडिन वाले वीडियो में देख सकते हो कि कैसे वो पूरा पाथवे होता है। स्टेरॉइड्स फॉस्फोलाइपेज A2 को ब्लॉक करता है। जो इनहिबिटरी है वो कैसे करेगा? कैल्शियम चैनल ओपन कर देगा और कैंप को कमा देगा। कैल्शियम नहीं, सॉरी माय बैड, पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगा और कैंप कम हो जाएगा। और ये भी फिर से IP3 DAG पाथवे के थ्रू कैल्शियम को बढ़ा देगा। अभी इसका एगोनिस्ट देखते हैं। M1 M2 एंड M3 तीनों का एगोनिस्ट देखेंगे और एंटागोनिस्ट देखेंगे। अभी हम लोगों ने एंटागोनिस्ट देख लिया था, पाइरेंजिपिन, पाइरेंजिपिन ट्राइपित्रामीन था और डैरिफेनासिन था। क्या क्या था? पाइरेंजिपिन, ट्राइपित्रामीन और डैरिफेनासिन। लेट्स से इट अलाउड, पाइरेंजिपिन, ट्राइपित्रामीन एंड डैरिफेनासिन। ओके, अभी एगोनिस्ट में आते हैं। इसमें कॉल कोलिन ऐसा वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। एगोनिस्ट मतलब एसिटाइलकोलिन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ऑक्सट्रियोमोरिन एगोनिस्ट में, ऑक्सो ट्रेमोरिन, ऑक्सो ट्रेमोरिन, मेथाकोलिन, बेथानकोलिन। देखिए मेथाकोलिन में पूरा कोलिन आता है और बेथा कॉल आता है बस। तो बस ये याद रखना है कि मेथाकोलिन और बेथैनिकॉल ऐसे याद रखने का। और ये एगोनिस्ट में ऑक्सो ट्रिमोरिन, जैसे कि ऑक्सो ट्रिमोरिन, ऑक्सो ट्रिमोरिन, मेथाकोलिन, बिथेनिकॉल, ऑक्सी ऑक्सो ट्रिमोरिन। इट्स लाइक ऑक्सीजन में ट्रेमर्स आ रहे हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, बट नो माइंड। तो एंटागोनिस्ट में पाइरेंजिपिन, ट्राइपिट्रामीन एंड डैरिफेनासिन था। और एगोनिस्ट में आता है ऑक्साट्रेमोरिन, मिथाकोलिन एंड बिथेनिकॉल। It's like these drugs are not so familiar to me, so let's remember them. अभी आते हैं M1 M2 M3 का डिटेल्स में, चलिए देख ही लेते हैं। M1, M1 is primarily a neuronal receptor located on ganglion cells, enteric and central nervous system, especially in the cortex, hippocampus and corpus striatum. It plays a major role in mediating gastric secretion, relaxation of lower esophageal sphincter caused by vagal stimulation, intestinal secretion and in learning, memory, motor function. तो M1 को जो भी इनहिबिट करेगा वो आपका एच लास या कार्डिया भी करा सकता है, क्योंकि अगर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होगा तो दिक्कत होगा और फिर लर्निंग मेमोरी भी डाउन हो जाएगा। तो M1 एंटागोनिस्ट पायरेंजिपिन इसलिए यूज़ नहीं करेंगे। मेनली अगर किसी को एसिडिटी होता है तो उसको पायरेंजिपिन थोड़ी देते हैं, उसको तो पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल या फिर कोई भी रेनिटिडीन ये सब देते हैं ना। इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो अगर एंटागोनिस्ट दे देंगे तो लर्निंग, मेमोरी, मोटर फंक्शन डाउन जाएगा, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी रिलैक्स होने में दिक्कत होगा। ठीक है, अभी M2 दिल पे आते हैं। कार्डियक मस्करिनिक रिसेप्टर्स आर प्रीडोमिनेंटली M2 एंड मीडिएट वेगल ब्रैडिकार्डिया। Auto receptors on cholinergic nerve endings are also of M2 type. Smooth muscle express some M2 receptors as well as like M3 mediate contraction.
ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हार्ट में यह याद रखना है। M3 विसरल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस, M3 में विसरल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ये याद रखना। M3 विसरल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि विसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो M3 इनहिबिटर अगर कोई भी कोलिक की पेन है तो उसमें दे सकते हैं, बिथेनकॉल। Visceral smooth muscle contraction and glandular secretions are elicited through M3 receptors, which also mediate vasodilation through EDRF release. Together, the M2 M3 receptors mediate most of the well-recognized muscarinic action, including the contraction of the lower esophageal sphincter. M2 M3 receptors mediate muscarinic action. देखिए M1 रिलैक्स कराएगा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को, और M2 M3 कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। The muscarinic receptors are GPCRs, G protein coupled receptors, having characteristic 7 membrane transversing amino acid sequence. इसको serpentine receptors भी बोलते हैं क्योंकि ये 7 बार ऐसे मेम्ब्रेन को वाइंड करता है। M1, M2 and M5 are functionally GQ protein and activate membrane through phospholipase C generating inositol, IP3 and DAG, which in turn release calcium intracellularly. पहले ये phospholipase C को बनाएंगे जो कि IP3 DAG बनाएगा, जो कि कैल्शियम को बढ़ा देगा, causing depolarization, granular secretion, and a smooth muscle tone and release of NO, nitric oxide. These also active as phospholipase C, phospholipase A2, resulting in enhanced synthesis and release of prostaglandins and leukotrienes. ये वही कॉक्स एंड लॉक्स पाथवे। तो फॉस्फोलाइपेज सी पहले जीपीसीआर एक्टिवेट हुआ, उस पर फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा, वो क्या करेगा IP3 DAG को बढ़ा देगा, वो क्या करेगा इंटर्न इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज कराएगा और NO एंड फॉस्फोलाइपेज A2 को भी एक्टिवेट कराएगा। उससे क्या होगा कि जितना भी कॉक्स लॉक इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे इन सर्टेन टिश्यूज। The M2 M4 receptors open through potassium channels by beta gamma subunits of regulatory and inhibit adenyl cyclase through alpha subunit of GI as depicted, resulting in hyperpolarization, reduced pacemaker activity, slowing the conduction and decrease force of contraction of the heart. अभी क्या होगा कि M2 कहाँ पे हार्ट में क्या काम है उसका, इनहिबिट करना हार्ट को। कैसे करेगा? वो करेगा पोटेशियम चैनल को ओपन। अभी पोटेशियम चैनल्स बीटा, देखिए अल्फा जीपीसीआर में बहुत सारा सब यूनिट्स होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सब साथ में चिपके हुए रहते हैं। तो ये क्या करता है, बीटा और गामा सब यूनिट्स को के थ्रू इनहिबिट रिएक्शन देता है, जो कि जीआई में आता है। एंड एडिनाइल साइक्लेस, ये ट्रांसडक्शन पाथवे का एक मॉलिक्यूल है, एडिनाइल साइक्लेस। तो अल्फा सब यूनिट ऑफ जीआई एज डिपिक्टेड, रिजल्टिंग इन ये पोटेशियम अगर एंटर हो रहा है तो क्या करेगा, हाइपर पोलराइजेशन कराएगा, रिड्यूस्ड पेसमेकर एक्टिविटी, स्लोइंग ऑफ कंडक्शन एंड डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये सारा तो कॉमन सेंस है कि अगर हाइपर पोलराइज हो गया तो फिर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, रेट ऑफ कंडक्शन कम हो जाएगा। द M4 रिसेप्टर हैव आल्सो इम्प्लिकेटेड इन फैसिलिटेशन इनहिबिशन ऑफ ट्रांसमीटर रिलीज इन सर्टेन एरियाज ऑफ द ब्रेन। अभी सेम तरीके से M4 भी इनहिबिटरी है, वो कुछ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज कम कराता है। While the M5 has found to dilate cerebral arterioles, facilitate dopamine release and mediate reward behavior. M5 is for reward behavior. भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे आते हैं। These are selectively activated by nicotine and blocked by tubocuranin और hexamethonium. निकोटीन से एक्टिवेट होगा, ट्यूबोकुरारिन या हेक्सामिथोनियम देंगे तो फिर डाउन ये चला इनिबिट होगा। निकोटिनिक में निकोटीन एक्टिवेट कराएगा, मस्कारिन में मस्कारिन एक्टिवेट कराएगा, एट्रोपिन ब्लॉक करेगा, यहाँ पे कौन ब्लॉक करेगा, ट्यूबोकुरारिन और हेक्सामिथोनियम। These are rosette like pentameric structures. Rosette क्या होता है, एक फ्लावर, ऐसा फ्लावर। It is rosette like pentameric structures which enclose the ligand gated channels, cation ligand gated cation channel. Their activation causes opening of the channel and rapid inflow of cations, resulting in depolarization and action potential. ये आयन गेटेड या ligand gated channel है जो कि अगर एक्टिवेट होता है तो बहुत सारा cations आ जाएगा जिससे depolarization हो जाएगा। On the basis of location and selective agonist and antagonist, two subtypes NM and NN are recognized. अभी NM NMJ पे होता है, neuromuscular junction पे। These are present at skeletal muscle and blades, are selectively stimulated by PTMA, phenyl trimethyl ammonium, and are blocked by tubocurarin. PTMA ट्राईमिथाइल फिनाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम, इनको एगोनिस्ट है।
phenyl trimethyl ammonium are agonists and tuberculin are antagonists. They mediate skeletal muscle contraction. तो अगर किसी को फिनाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम दे देंगे तो उसका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी एन एन जो कि जितना भी गोल गोल स्ट्रक्चर्स पे था, कहाँ का था, मेडुला में था, और फिर वो गैंग्लिया में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जहाँ एंड हो रहे हैं वहाँ पे था। These are present on ganglionic cells, sympathetic as well as parasympathetic. Adrenal medullary cells, embryologically derived at the same. अभी एड्रीनल मेडुला पे cells वो क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक, नहीं सॉरी, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, embryologically derived from the same side as ganglionic cells in spinal cord and certain areas of the brain. They are selectively stimulated by dimethyl DMPP, PTMA और DMPP, dimethyl, नहीं सॉरी, dimethyl phenyl piperazinium, DMPP याद रखो, PTMA और DMPP, PTMA DMPP ब्लॉक्ड बाय हेक्सोमिथोनियम। वहाँ पे ट्यूबोकुलारिन था, यहाँ पे हेक्सामिथोनियम था। तो इसका हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। PTMA DMPP यहाँ पे था, ये हेक्सामिथोनियम एंड ट्यूबोकुलारिन, ये NM है, ये NN है। These things will help you in rapid revision. You can get the PDF by texting me on Instagram, या फिर मैं लिंक डाल दूंगा उसमें से। ये यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है कि लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, नेचर क्या है, ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, जो अभी हमने देखा। PTMA DMPP, निकोटीन ट्यूबोकुलारिन हेक्सामिथोनियम। लेट्स सी ड्रग्स क्या क्या है। कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनोमिमेटिक, मिमेटिक मतलब क्या, मिमिक करने वाला, और पैरासिम्पैथेटिक मिमेटिक। These drugs, which produce action similar to that of acetylcholine, either by directly interacting with cholinergic receptors, cholinergic agonists, or by increasing availability of acetylcholine, या तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट। देखिए अगर एसिटाइलकोलिन बढ़ाना है तो या तो आप एसिटाइलकोलिन जैसा मॉलिक्यूल दे दो, वो डायरेक्ट होगा, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, या आपने जो उसको डिग्रेड करने वाला है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, उसी को खत्म कर दिया, एंटी कोलिन एस्ट्रेसेस, वो इनडायरेक्टली बढ़ाएगा। हम लोग क्लिनिकली कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट वाला, डायरेक्ट वाला उतना यूज़ नहीं होता। तो अभी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पे आते हैं। कोलिनर्जिक एस्टरेज एंड एल्कलॉइड्स, कोलिन एस्टर जैसे एसिटाइल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकॉल, बिथेनिकॉल, मिथाकोलिन एंड बिथेनिकॉल, कार्बाकॉलिक अलग से याद करना है। एसिटाइल कोलिन मेनली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग होता है। और एल्कलॉइड्स में मस्करीन, पाइलोकार्पिन, एरिकोलिन। So actions of acetylcholine as a prototype. Depending on the type of receptor through which it is mediated, the peripheral action of acetylcholine are classified as muscarinic or nicotinic. The central actions are not so classifiable and are described separately. पेरिफेरल नर्व पे जहाँ एक्ट करता है उसके हिसाब से या तो निकोटिनिक होगा या फिर मस्कारिनिक होगा। CNS में उतना सेपरेटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये मस्कारिनिक एक्शंस, हार्ट पे एसिटाइलकोलिन हाइपरपोलराइजेस SA node, decreases the rate of diastolic depolarization, and as a result the rate of impulse generation is reduced. Bradycardia and cardiac arrest may be seen at the AV node and Purkinje fibers. Refractory period is increased and conduction is slowed. तो क्या क्या कराता है वो इंपॉर्टेंट है। ब्रैडीकार्डिया कराएगा, कंडक्शन स्लो कर देगा, PR interval increases and partial to complete AV block may be produced. PR interval increase हो जाएगा and partial to complete AV block, मतलब इतना ही ब्लॉक कर देगा कि या तो पार्शियल या कंप्लीट एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो जाएगा। द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो मार्केडली रिड्यूस्ड एंड रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ एट्रियल फाइबर्स इज एब्रिविएटेड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म वेगल इनर्वेशन। द इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट ऑफ रिपोलराइजेशन एंड conduction of different atrial fibers varies, inducing inhomogeneity and predisposing to मेनली इसमें बोलना चाह रहे हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो वेगल फाइबर्स है वो मतलब क्या है, उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो जहाँ जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे उसको स्लो कर देंगे, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन कमा देंगे, PR इंटरवल बढ़ा देंगे ये वो, और जहाँ नहीं है वहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट होते रहेगा। तो इट्स लाइक कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा कि कोई भी ब्लड इफेक्टिवली पंप आउट नहीं हो रहा है, उसको AFib बोलते हैं, AF बोलते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। Ventricular contractility is also reduced, but the effect is not marked. The cardiac muscarinic receptors are M2 type। तो मेनली इसका इफेक्ट एट्रिया में होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस होता है बट वो उतना मार्क्ड नहीं होता।
अभी आते हैं ब्लड वेसल्स पे। ऑल ब्लड वेसल्स आर डायलेटेड, दो ओनली वेरी फ्यू रिसीव कोलिनर्जिक इनर्वेशन। तो ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे। फॉल इन बीपी एंड फ्लशिंग स्पेशली इन ब्लश एरिया ऑकर्स। तो पैरासिम्पथेटिक क्या करेगा? आपका बीपी को कम करेगा कुछ कुछ जगह पे, लेकिन नहीं होगा। मस्कारिनिक M3 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन वास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स। अभी आपको याद रखना है कि M3 ऑलमोस्ट हर जगह पे होता है। पहले खाओ पे मतलब स्टोमक, CNS में थोड़ा बहुत, और दूसरा दिल में आपका हार्ट आएगा, थर्ड में रेस्ट जितना भी ब्रोंकस यूट्रस स्केलेटल मसल्स जो भी वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ, वहाँ पे M3 चिपकाने का। M4 M5 आर इन CNS। तो muscarinic receptors are present on the vascular endothelial cells. Vasodilation is primarily mediated through the release of an EDRF, endothelial dependent relaxing factor, which is NO. EDRF क्या है full form? Endothelial dependent releasing factor. Endothelium dependent releasing, sorry my bad, relaxing factor. The PLC IP3AD, phospholipase C IP3 DAG pathway activates endothelial NO synthase. NOS mainly activate होता है calcium and calmodulin mechanism. When the endothelium is damaged by disease, acetylcholine can diffuse to the vascular smooth muscles and cause vasoconstriction via M3 receptors located on the plasma membrane. तो मेनली आपको देखना है कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब डैमेज होगा एंडोथेलियम, और वेसो डायलेशन होगा जब सब कुछ नॉर्मल है। दोनों ही M3 मीडिएटेड है, बट एक जगह कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक जगह रिलैक्सेशन हो रहा है नॉर्मली। क्यों? क्योंकि अगर एंडोथेलियल डैमेज हो गया वो स्मूथ मसल पे जाएगा, स्मूथ मसल पे जो M3 है वो उसको एसिटाइलकोलिन कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। तो ये डुअल एक्शन है। स्टिमुलेशन ऑफ कोलिनर्जिक नर्व्स टू द पेनिस causes erection by releasing NO and dilating cavernous vessels through M3 receptors. However, this response is minimal with injected cholinomimetic drugs. अभी स्मूथ मसल्स पे आते हैं। स्मूथ मसल्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इज मोस्ट ऑर्गन इज कॉन्ट्रैक्टेड। अभी इसका इफेक्ट है स्मूथ मसल्स पे कॉन्ट्रैक्ट कराएगा through mainly through M3 receptors. Tone and peristalsis in gastrointestinal tract is increased and sphincters relax. गट मोटिलिटी बढ़ाता है ये। तो अगर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डिस्टल एंड रिलैक्स करेगा, तभी ये पॉसिबल है। Abdominal cramps and evacuation of bowel. Peristalsis in ureter is increased. The detrusor muscle contracts while the bladder, trigone and sphincter relaxes. Voiding, देखिए हमेशा जो कोलिनर्जिक सिस्टम है पैरासिम्पथेटिक, वो वॉइडिंग ऑफ ब्लैडर कराता है। इसलिए जो भी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं उनका साइड इफेक्ट होता है यूरिनरी रिटेंशन। तो एनी पेशेंट इफ कम्स टू यू कि मेरे को आई कैन नॉट पास यूरिन, तो सबसे पहले यू मस्ट आस्क कि उसने रिसेंटली कोई दवाई लिया है क्या। ठीक है। अभी ब्रोंकियल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट। अभी ये पैरासिम्पथेटिक क्या कराता है आपका? अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत डेंजरस है। इट्स लाइक कि वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। एस्थमेटिक्स आर हाईली सेंसिटिव, ब्रोंकोस्पैज्म, डिस्पनिया मतलब सांस लेने में दिक्कत, प्रेसिपिटेशन ऑफ अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। इट्स नॉट अस्थमा, इट्स एजमा। से दिस टू योर HODs, इट्स एजमा। अभी ग्लैंड secretion from all the parasympathetic innervated gland increase via M3 and some M2 receptors, sweating, salivation, lacrimization। देखिए रोना, मुंह में पानी आना, या फिर स्वेटिंग, पसीना आना, ये सारा इंक्रीज होता है बाय M3। इंक्रीज ट्रैकियोब्रोंकियल एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, गैस्ट्रिक वाला M1 के थ्रू होगा। द इफेक्ट ऑन पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड इज नॉट मार्क्ड, और ये इंपॉर्टेंट है। सिक्रीशन ऑफ मिल्क एंड बाइल इज नॉट अफेक्टेड। आई पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस रिजल्ट्स इन मियोसिस। Contraction of ciliary muscles causes spasm of accommodation, increased aqueous outflow facility, reduction in intraocular tension, especially in glaucoma patient। ग्लाकोमा में क्या होता है? ये मान लीजिए आपका आई है, ये लेंस है, यहाँ सस्पेंसरी लिगामेंट्स है। तो यहाँ पे ये अगर आपका कॉर्निया है, तो ये ऐसे मेनली एक्वस ह्यूमर सिलियरी मसल्स यहाँ से ऐसे बनाते हैं, और फिर यहाँ से वो नीचे जाता है, और यहाँ पे होता है कैनाल ऑफ श्लेम।
अभी ग्लूकोमा देंगे तो ये मियोसिस होगा, तो ये नहीं, मियोसिस मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये छोटा होगा तो नीचे इस तरह ही आएगा ना। तो इट्स लाइक कि ये जो जगह है कैनाल का वो और छोटा हो जाएगा, तो ग्लूकोमा में डेंजर होता है, इसलिए दिक्कत करेगा। यू गेट इट? इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो, रिडक्शन इन द इंट्राओकुलर टेंशन स्पेशली इन, मैं एंटीकोलिनर्जिक से बात कर रहा हूँ। अभी आते हैं निकोटिनिक एक्शंस पे। Autonomic ganglia, both sympathetic and parasympathetic, are stimulated. This effect is manifested at higher doses. High dose of acetylcholine after atropine causes tachycardia and rise in BP. अभी एसिटाइल एट्रोपिन के बाद देंगे, तो अगर एट्रोपिन क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक होता है। ये मेनली एन एन रिसेप्टर्स के बाद में देता है। अभी हाई डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन, एट्रोपिन को हटाना है तो एसिटाइलकोलिन दे दिया, एसिटाइलकोलिन दे देंगे तो बीपी ऊपर जाएगा। हाई डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन गिवन आफ्टर एट्रोपिन कॉजेज टैकीकार्डिया एंड राइज इन बीपी ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड रिलीज ऑफ कैटेकोलामिन्स। ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया को स्टिमुलेट कर देगा इस बार, और कैटेकोलामिन्स एन ए रिलीज करा देगा, कैटेकोन, और इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, तो हार्ट रेट ऐसे इंक्रीज हो गया। Skeletal muscles. Anotropic application of acetylcholine to muscles. Inflate causes contraction of the fiber. Intra-arterial injection of high dose can cause twitching and fasciculations, but IV injection is generally without any effect due to rapid hydrolysis. IV देंगे no effect, क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। बट अगर इंट्रा आर्टेरियल देंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, मतलब ट्विचिंग एंड फैसिकुलेशंस, मतलब मूव करेगा, ऐसे ट्विच ट्विच करेगा। CNS actions. Acetylcholine does not penetrate BBB and no central effects are seen. अगर IV दे रहे हैं तो. However, direct injection into brain produces arousal response followed by depression. Cholinergic drugs can enter brain, produce complex behavioral and neurological effects. The important feature of cholinesterase. अभी मेनली एसिटाइल कोलिन का मेमोरी में रोल होता है, और अगर एसिटाइल कोलिन ज़्यादा हो जाए, एक होता है न्यूक्लियस ऑफ मेयर्ट, यहाँ लिख देता हूँ, न्यूक्लियस ऑफ मेयर्ट, वहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो फिर मेमोरी बेटर रहता है। बट अगर हद से ज़्यादा एसिटाइल कोलिन बढ़ जाए तो वो डोपामीन को कम कर देता है, तो क्या हो जाता है, पार्किंसोनिज्म। इंटरेक्शंस. Anticholinesterase potentiate acetylcholine markedly. Methacholine is to less extent have only additive action, while carbachol and bethanycol, depending upon the role of choline in the termination of action of the particular choline esterase. Atropine and its congenitors competitively antagonize muscarinic actions. Adrenaline is physiological antagonist. ये important example है कि adrenaline is important antagonist of acetylcholine. Uses. Choline esters are rarely, if ever used, कभी यूज नहीं होता clinically. Acetylcholine is not, और because of invasiveness and non-selective action. Short acting भी होता है, the invasiveness and non-selective action दोनों को कर देगा, निकोटिनिक एंड मस्कारिनिक दोनों को एक्टिवेट कर देगा, तो हम लोगों को क्या कुछ मतलब सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। इन इवन इवेनिसेंट, ये क्या वर्ड है, इवेनिसेंट एंड नॉन सेलेक्टिव एक्शन। अच्छा छोड़ो, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। Bethanycol, it has been used in post-op ileus. Bethanycol, it is postpartum non-obstructive urinary retention. हाँ, अभी कहीं पे भी यूरिनरी रिटेंशन हो गया है, वी वांट कि अपना यूरिन पास हो, तो हम लोग क्या देंगे, पैरासिम्पथेटिक को एक्टिवेट कराने वाला ड्रग जो है बिथेनिकॉल, बिथेनिकॉल, मेथाकोलिन, कार्बाकॉल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिथेनिकॉल यूज होता है क्लिनिकली neurogenic bladder to promote urination. It can afford symptomatic relief in congenital megacolon. अभी हर्ट स्प्रंग डिजीज बोलते हैं कॉन्जेनाइटल मेगाकोलोन को, तो उसमें रिलीफ कराएगा, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। उसमें कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन में क्या होता है कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एनसीसी माइग्रेट नहीं होता है, उससे वहाँ पे एंट्रिक प्लेक्सिस नहीं बनता, तो फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा। तो अगर हम लोग दे देंगे कुछ पैरासिम्पैथेटिक तो वो कॉन्ट्रैक्शन करा देगा स्मूथ मसल्स का, जिससे पर्सन बेटर फील करेगा। And gastroesophageal reflux.
but is rarely used for any of these. Side effects are prominent: belching, colic, and involuntary urination, defecation, flushing, sweating, fall in BP, bronchospasm. तो ये सब इतना सारा साइड इफेक्ट है। जितना भी पैरासिम्पैथेटिक का उल्टा एक्शन है, जैसे ये इंक्रीज यूरिन, इंक्रीज सिक्रीशन, स्वेटिंग, यूरिनेशन, जितना भी पॉसिबल है, फ्लशिंग। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ये क्या कराता है, वेसोडाइलेशन कराता है। तो फिर फ्लशिंग मतलब जैसे कान ऐसे लाल लाल हो गया, उसको फ्लशिंग बोलते हैं। अभी कोलिनोमिमेटिक एल्कालॉइड्स, ये नेचुरली जो जो मिलता है वो पाइलोकार्पिन से देखते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाइलोकार्पस माइक्रोफिलस एंड अदर स्पीसीज। इट हैज प्रोमिनेंट मस्करिनिक एक्शंस एंड स्टिमुलेट्स गैंग्लिया. Pilocarpine cause marked sweating, salivation, increase in other secretions. The cardiovascular effects are complex. Small doses generally cause fall in BP, but higher doses rise in BP and tachycardia, which is probably due to ganglionic stimulation through ganglionic muscarinic receptors. Small doses में fall in BP, high doses में rise in BP. क्यों? Ganglionic stimulation की वजह से, ganglionic muscarinic receptors. Applied to the eye, it penetrates cornea, promptly causes meiosis, ciliary muscle contraction, and fall in intraocular tension lasting 4 to 8 hours. तो पाइलोकार्पिन मेनली एगोनिस्ट है. Pilocarpine is used only in the eye as 0.5 to 4% drops. It is a third line drug in open angle glaucoma. Meiosis करा देंगे contraction, तो open angle glaucoma में relief मिलेगा. An initial stinging sensation in the eye and painful spasm of accommodation are frequent side effects. Smooth muscles को तो contract कराएगा. Other uses as a mitotic are meiotic to counteract mydriasis after they have been used for refractory testing and to prevent break adhesions of iris by alternating. अच्छा, देखिए क्या होता है ना, जब आई सर्जरी कर रहे होते हैं तो हम लोग नहीं चाहते कि आँख लाइक जो तुम्हारा लेंस है वो कहीं चिपक जाए, तो उसके लिए हम लोग मियोसिस एंड मिड्रियासिस का ऑल्टरनेट साइकिल्स करते हैं. तो मिड्रियासिस करने के लिए शायद एट्रोपिन या कोई भी एंटीकोलिनर्जिक देंगे, और मियोसिस करने के लिए पाइलोकार्पिन. तो ऐसे ऑल्टरनेट साइकिल्स होता रहेगा, मूव करता रहेगा मेनली. तो फिर ऐसा हार्ड नहीं होगा. और रिफ्रैक्टरी टेस्टिंग में क्या होता है, हम लोग एट्रोपिन देते हैं बच्चों में. अभी क्या होता है, उससे आंख प्यूपिल्स एकदम डायलेटेड रहता है बहुत दिनों तक, फॉर 7 days. तो उसको कम करने के लिए हम लोग कोलिनर्जिक ड्रग देंगे, पाइलोकार्पिन का ड्रॉप्स देंगे, जिससे वो छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट. दो इट कैन बी यूज एज अ सैलोकॉग, नो ओरल प्रिपरेशन इज अवेलेबल. So coming on to muscarine, it occurs in poisonous mushrooms, Amentia muscaria and Inocybe species, and has only muscarinic actions. It is not used therapeutically because, but it is of toxicological importance. अभी Amentia में अगर आपको कोई भी मशरूम दिखे तो काम मत लेना, उसमें पॉइजन हो सकता है जो आपके मस्कारिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देगा. मस्कारिन भी मशरूम poisoning में, depending on the toxin principle present in the particular species, at least 3 types of mushroom poisoning is known. अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिन एस्टर्स में आते हैं. कोलिन एस्टर हाइड्रोलिसिस बाय ACHA एंड PCHA, अच्छे एंड बच्चे. और एक्शंस, सिलेक्टिव एक्शन ऑन. अभी एसिटाइल कोलिन जो है वो दोनों एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंड ब्यूटेराइल कोलिन एस्ट्रेस भी करा सकता है, बट एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इसका जल्दी हाइड्रोलिसिस करा देगा, और ये सब का हाइड्रोलिसिस नहीं कराएगा. ये सब सारे आर्टिफिशियल है. एसिटाइल कोलिन, मिथेनिकॉल, कार्बाकॉल एंड मिथेनिकॉल, मिथेन कोलिन, मिथाकोलिन ऐसा कुछ था, ये नहीं है यहाँ पे. ये सारे आर्टिफिशियल है. और पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन ही था ना, पाइलोकार्पिन और मस्कारिन ये नेचुरल एल्कालॉइड्स है. पाइलोकार्पिन, मस्का, ये सारे आपके इमिटेट कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन को. मेनली आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि दीज आर ओनली एसिटाइल कोलिन. अभी मस्कारिन टाइप, अर्ली मशरूम पॉइजनिंग दो टाइप का होता है, अर्ली और लेट मशरूम पॉइजनिंग. फैलोडिन टाइप, फैलोइडिन, मस्कारिन टाइप, फैलोइडिन टाइप.
ड्यू टू इनोसाइब एंड रिलेटेड स्पीसीज, और ये एमेंथिया स्पीसीज के एमाटीडा। तो अर्ली वाला एमाटीडा की वजह से नहीं होता, अर्ली वाला किसकी वजह से होता है, इनोसाइब, और लेट वाला एमाटीडा की वजह से होता है, इनोसाइब। ठीक है, due to inocybe and related species, symptoms characteristic of muscarinic actions appear within an hour eating the mushroom, and atropine देते ही सब कुछ खत्म। इसको बोलते हैं एट्रोपिनाइजेशन, और रेट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अभी जो लेट वाला है, इट इज ड्यू टू पेप्टाइड टॉक्सिन्स फाउंड इन एमेटिडा, Galerina and related species. They inhibit RNA and protein synthesis. The symptoms start many hours and are damage to gastrointestinal mucosa, liver, kidney damage. Treatment considers supportive measures. Thiocytic acid may have some antidotal effect. तो लेट का कोई ये नहीं होता, जो अर्ली वाला होता है उसमें एट्रोपिन दे सकते हैं, इसमें मेनली सपोर्टिव क्या देंगे, मेनली आपका लिवर एंड किडनी खराब हो जाएगा और गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज हो जाएगा, थायोसाइटिक एसिड दे सकते हैं। ये आता है वाली अभी इंटरेस्टिंग, हेलुसिनोजेनिक टाइप। इट इज ड्यू टू म्यूसिकॉल एंड अदर आइसोक्साजोल compounds present in Amatida, Muscaria and related species in much larger quantities than muscarine. These compounds activate amino acid receptors, blocking muscarinic receptors in the brain, have hallucinogenic property. Manifestation of poisoning are primarily central. No specific treatment. Atropine is contraindicated. ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मशरूम पॉइजन सुनते ही आपको मज़ा आ गया, आपने एट्रोपिन चिपका दिया, तो नहीं कर सकते ऐसा। वो सिर्फ अर्ली टाइप में, वो भी किसमें, आइनोसाइब वाले में। फेलोडीन टाइप में आप नहीं दे सकते, मस्कारीन टाइप में दे सकते हैं आइनोसाइब। ठीक है, इसमें थायोसाइटिक एसिड देते हैं। आफ्टर हेलुसिनेशन, हेलुसिनोजेनिक मशरूम इज psilocybe mexica, whose active principle psilocybin is a tryptaminergic compound, 5-HT मतलब सेरोटोनिन रिलेटेड। अभी आते हैं एरिकोलिन। इट इज फाउंड इन बीटल नट, एरिका कैटिचू एंड मस्करेनिक as well as nicotinic actions. Ericolin, including those on skeletal muscle and plates. It is prominent CNS effects, tried in dementia and enhancer of cognitive function, but useful नहीं है, no therapeutic use. मैंने बताया था एसिटाइलकोलिन मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए बीटा नट्स का वो एरिका कैटेचू को यूज़ करने का ट्राई किए थे, बट इट हैज़ नो थेरेप्यूटिक यूज़। आज हम लोग कोलिन का मतलब यहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट विल डू एंटी कोलिनेस्टरेसेस। इसमें मेनली आपको कार्बामेट्स, नॉन कार्बामेट्स, अब मेनली जो याद रखना है वो नियोस्टिग्मिन, पाइसोस्टिग्मिन, बस खत्म, इतना याद नहीं रखना। ठीक है, तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, एंड थैंक यू इफ़ यू हैव रियली वॉच्ड टिल नाउ। इट्स लाइक कि अगर मैं होता तो मैं नहीं देखता। बाय। Muscarinic autoreceptors are present prejunctionally on postganglionic cholinergic nerve endings. Activation of these receptors inhibit further acetylcholine. तो मस्कारिनिक ऑटो रिसेप्टर्स बोल के कुछ होता है जो प्री जंक्शनली प्रेजेंट होगा, ये अगर जंक्शन है ऑन पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स। अभी यहाँ पे ऑटो रिसेप्टर है, तो जहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व खत्म हो रहा है जस्ट उसी पे प्रेजेंट रहेगा, जो कि फिर से रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन को रोकेगा। तो इट इज लाइक अल्फा 2 ब्रेक की तरह काम करेगा। Similar ones have been demonstrated on adrenergic terminals. Their activation inhibits Na release, may contribute to vasodilator action of injected acetylcholine. मतलब opposite action करेगा. All these blood vessels have muscarinic receptors, though most of them lack cholinergic innervation located on endothelial cells. Cholinergic located on endothelial cells, whose activation releases EDRF, nitric oxide, which diffuses to smooth muscles to cause relaxation. ठीक है, अब देखते हैं सब टाइप्स ऑफ मस्कारिनिक रिसेप्टर्स बाय फार्माकोलॉजिकल एज वेल एज मॉलिक्यूलर क्लोनिंग टेक्निक्स। मस्कारिनिक रिसेप्टर्स हैव बीन 5 टाइप का होता है मेनली, M1, M2, M4, M5। द फर्स्ट 3 आर मेजर सब टाइप्स, बाद बाकी प्रेजेंट टेबल दिया हुआ है, प्रेजेंट on effector cells as well as on pre-junctional nerve endings and are expressed in both peripheral organs as well as in CNS. M4, M5 are present mainly in the certain areas of the brain and regulate the release of other neurotransmitters. हम लोग M4, M5 नहीं पढ़ते, वो मेनली CNS में देखने को मिलता है, जैसा कि लिखा हुआ है। फंक्शनली M1, M2, M3 fall in one class
नहीं, जितने भी ऑड वाले हैं वो ए क्लास में फॉल करते हैं, और M2 M4 fall in another class. Muscarinic agonists have shown little subtype selectivity, but some relatively selective antagonists have produced, जो कि पायरेंजिपिन फॉर M1, ट्राइपिट्रामिन फॉर M2 एंड डारिफेनासिन फॉर M3। ये M1 M2 M3 के लिए क्या क्या है एक बार हम लोग लिख लेते हैं, जिससे वी विल रिमेंबर इट। M1 मतलब पायरेंजिपिन, ये स्टमक, M1 मेनली आपका स्टमक में होता है। पायरेंजिपिन आपका जितना भी ये होता है, क्या बोलते हैं, एसिड प्रोडक्शन, उसको कम करने के लिए पायरेंजिपिन यूज करते हैं। पेट से पायरेंजिपिन याद रख सकते हैं, पायरेंजिपिन, जिससे पायरेंजिपिन। M2 इज फॉर ट्राइपिट्रामिन, मतलब तीन, पित्र मतलब डैड होता है, पित्र मीन लाइक तीन चार अमीन, ऐसा याद रखने के लिए। ट्राइपित्र मीन थ्री फादर अमीन, काइंड ऑफ ट्राइपिट्रामीन एंड डायरीफेनासिन, ये तो सिंपल है। तो M1 M2 M3, पहला वाला पायरेंजिपिन, दूसरा वाला ट्राइपिट्रामीन और डारीफेनासिन। ओके, देखते हैं ये कहाँ कहाँ होता है। पहला M1 ऑटोनोमिक गैंग्लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है, और ENS में होता है। मेनली जो याद रखना है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होता है। लोकेशन एंड फंक्शन सबसॉर्ट, अभी डीपोलराइजेशन कराता है, EPSP बनाएगा, हिस्टामिन रिलीज होगा, एसिड सिक्रीशन बढ़ाएगा। हमको पता है हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एसिड, तो उससे अभी ENS में, इंटरेक नर्वस सिस्टम में जो भी है, वो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस को बढ़ाएगा। काफ़ी कॉमन सेंस वाला है, अगर कोई भी पैरासिम्पैथेटिक है तो वो सिक्रीशंस को बढ़ाएगा, और जो CNS में है वो लर्निंग, मेमोरी एंड मोटर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे नोट, पहला आपको ऐसे याद रखना है, पहले खाओ पियो, this is not my thing, it has been said by डॉक्टर गोगा, रिस्पेक्टफुल GRG सर। तो पहले खाओ पियो, फिर दिल लगाओ, बाद बाकी काम बाद में, तो रेस्ट ऑल। तो पहले ये M1 आपका स्टमक में रहेगा, M2 हार्ट में, और बाद बाकी जैसे लंग हो गया, ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, वहाँ पे हर जगह पे ऑलमोस्ट M3 रहेगा। और हार्ट में क्या काम होता है, पैरासिम्पथेटिक सोचिए, डिपोलराइजेशन कराएगा, मतलब क्या, हार्ट रेट को कम कर, हार्ट को सप्रेस करेगा मेनली। तो ऐसे नोड में सप्रेस करना है तो क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन, क्लोराइड चैनल से रिलेटेड था नॉर्मली, बट हार्ट में अलग हो सकता है। डिक्रीज रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन, AV नोड, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन कम जाएगा। एट्रियम में शॉर्टनिंग ऑफ APD, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मेनली जितना भी ट्रोपी है, क्रोनोट्रोपी, आइनोट्रोपी, ये सबको कम कर देगा। वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर देगा, और कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स पे एसिटाइल कोलिन रिलीज कम होगा। CNS में क्या इफेक्ट्स हैं इसका, ट्रेमर्स, एनाल्जेसिया, विसरल स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। और देखते हैं M3 कहाँ कहाँ होता है, विसरल एंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, मेनली आपको ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स याद रखना है, और विसरल याद रहे तो ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस, आई में भी प्रेजेंट रहता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, अगर आप देखेंगे तो रेस्ट कर रहे हो तो आपका प्यूपिल्स में ज़्यादा लाइट नहीं जाना चाहिए, तो आपका अगर मियोसिस होके रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इमरजेंसी में आपका आंखें खुला होना चाहिए, ताकि आप जितना ज़्यादा देख सको उतना जल्दी भाग पाओगे। तो उसमें आपको मिड्रियासिस होगा, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक में मियोसिस, और सिंपैथेटिक में मिड्रियासिस। ये मतलब ओपन, और ये काइंड ऑफ लाइक कॉन्ट्रैक्टेड, ओपन क्लोज नहीं, कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड ओपन प्यूपिल। ये आई गेस आपको पता ही होगा, इसका ऑपोजिट है मियोसिस, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड, प्यूपिल छोटा हो जाएगा। सिलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड में सिक्रीशंस को बढ़ा देगा, वास्कुलर एंडोथेलियम में रिलीज ऑफ वासोडाइलेशन, ठीक है। M3 कॉजेज वासोडाइलेशन। अभी आते हैं नेचर, हम, मैंने क्या बताया था, मग से याद रखना है कि मस्करिनिक सारा GPCR होता है, तो ये नेचर है GPCR। अभी M1 M2 M3, इसमें से कौन सा एक्साइटेटरी है, कौन सा इनहिबिटरी है। जो ऑड वाले हैं वो सारे एक्साइटेटरी हैं, एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी। जो इवन वाला है वो इनहिबिटरी है, इवन इनहिबिटरी सिमिलर साउंड कर रहा है। तो M2 इनहिबिटरी है, बाद बाकी सारा एक्साइटेटरी है। GQ एक्साइटेटरी होता है। और इसमें क्या क्या सिस्टम है, जो मान लीजिए GPCR एक्टिवेट हुआ तो उसके बाद क्या क्या होता है, उसको ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इसमें IP3 DAG बढ़ता है, IP3 DAG सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, जो कि सिस्टोलिक कैल्शियम को बढ़ाएगा, और फॉस्फोलाइपेज A2 बढ़ेगा, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बढ़ जाएगा।
तो M1 कैसे काम करता है? IP3 DAG पाथवे, IP3 इनॉल ट्राइफॉस्फेट DAG डाइएसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलाइपेज A2 अगर बढ़ रहा है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा। मेरे प्रोस्टाग्लैंडिन वाले वीडियो में देख सकते हो कि कैसे वो पूरा पाथवे होता है। स्टेरॉइड्स फॉस्फोलाइपेज A2 को ब्लॉक करता है। जो इनहिबिटरी है वो कैसे करेगा? कैल्शियम चैनल ओपन कर देगा और कैंप को कमा देगा। कैल्शियम नहीं, सॉरी माय बैड, पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगा और कैंप कम हो जाएगा। और ये भी फिर से IP3 DAG पाथवे के थ्रू कैल्शियम को बढ़ा देगा। अभी इसका एगोनिस्ट देखते हैं। M1 M2 एंड M3 तीनों का एगोनिस्ट देखेंगे और एंटागोनिस्ट देखेंगे। अभी हम लोगों ने एंटागोनिस्ट देख लिया था। पाइरेंजिपिन पाइरेंजिपिन ट्राइपित्रामीन था और डैरिफेनासिन था। क्या क्या था? पाइरेंजिपिन, ट्राइपित्रामीन और डैरिफेनासिन। लेट्स से इट अलाउड, पाइरेंजिपिन, ट्राइपित्रामीन एंड डैरिफेनासिन। ओके, अभी एगोनिस्ट में आते हैं। इसमें कॉल कोलिन ऐसा वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। एगोनिस्ट मतलब एसिटाइल कोलिन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ऑक्सट्रियोमोरिन एगोनिस्ट में, ऑक्सो ट्रेमोरिन, मेथाकोलिन, बेथानकोलिन। देखिए मेथाकोलिन में पूरा कोलिन आता है और बेथा कॉल आता है बस। तो बस ये याद रखना है कि मेथाकोलिन और बेथैनिकॉल ऐसे याद रखने का। और ये एगोनिस्ट में ऑक्सो ट्रिमोरिन, जैसे कि ऑक्सो ट्रिमोरिन, मेथाकोलिन, बिथेनिकॉल, ऑक्सी ऑक्सोट्रिमोरिन। इट्स लाइक ऑक्सीजन में ट्रेमर्स आ रहे हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, बट नो माइंड। तो एंटागोनिस्ट में पायरेंजिपिन, ट्राइपिट्रामीन एंड डैरिफेनासिन था। और एगोनिस्ट में आता है ऑक्साट्रेमोरिन, मिथाकोलिन एंड बिथेनिकॉल। इट्स लाइक कि these drugs are not so familiar to me, so let's remember them. अभी आते हैं M1 M2 M3 का डिटेल्स में, चलिए देख ही लेते हैं। M1 M1 is primarily a neuronal receptor located on ganglion cells, enteric and central nervous system, especially in the cortex, hippocampus and corpus striatum. It plays a major role in mediating gastric secretion, relaxation of lower esophageal sphincter caused by vagal stimulation, intestinal secretion and in learning, memory, motor function. तो M1 को जो भी इनहिबिट करेगा वो आपका एच या कार्डिया भी करा सकता है, क्योंकि अगर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होगा तो दिक्कत होगा और फिर लर्निंग मेमोरी भी डाउन हो जाएगा। तो M1 एंटागोनिस्ट पायरेंजिपिन इसलिए यूज़ नहीं करेंगे। मेनली अगर किसी को एसिडिटी होता है तो उसको पायरेंजिपिन थोड़ी देते हैं, उसको तो पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल या फिर कोई भी रेनिटिडीन ये सब देते हैं ना। इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो अगर एंटागोनिस्ट दे देंगे तो लर्निंग, मेमोरी, मोटर फंक्शन डाउन जाएगा, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी रिलैक्स होने में दिक्कत होगा। ठीक है, अभी M2 दिल पे आते हैं। कार्डियक मस्करिनिक रिसेप्टर्स आर प्रीडोमिनेंटली M2 and mediate vagal bradycardia. Autoreceptors on cholinergic nerve endings are also of M2 type. Smooth muscle express some M2 receptors as well as like M3 mediate contraction. ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हार्ट में यह याद रखना है। M3 विसरल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस, M3 में विसरल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ये याद रखना। M3 विसरल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि विसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो M3 इनहिबिटर अगर कोई भी कोलिक की पेन है तो उसमें दे सकते हैं बिथेनिकॉल। Visceral smooth muscle contraction and glandular secretions are elicited through M3 receptors, which also mediate vasodilation through EDRF release. Together, the M2 M3 receptors mediate most of the well-recognized muscarinic action, including the contraction of the lower esophageal sphincter. M2 M3 receptors mediate muscarinic action. देखिए M1 रिलैक्स कराएगा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को और M2 M3 कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। The muscarinic receptors are GPCRs, G protein coupled receptors, having characteristic 7 membrane transversing amino acid sequence. इसको serpentine receptors भी बोलते हैं क्योंकि ये 7 बार ऐसे membrane को wind करता है। M1, M2 and M5 are functionally GQ protein and activate membrane through phospholipase C generating inositol, IP3 and DAG, which in turn release calcium intracellularly. पहले ये phospholipase C को बनाएंगे जो कि IP3 DAG बनाएगा, जो कि कैल्शियम को बढ़ा देगा।
causing depolarization, granular secretion, and smooth muscle tone and release of NO, nitric oxide. These also activate phospholipase C, phospholipase A2, resulting in enhanced synthesis and release of prostaglandins and leukotrienes. ये वही कॉक्स एंड लॉक्स पाथवे. तो फॉस्फोलाइपेज सी पहले जीपीसीआर एक्टिवेट हुआ, उस पर फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा. वो क्या करेगा, IP3 DAG को बढ़ा देगा. वो क्या करेगा, इंटर्न इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज कराएगा और NO एंड फॉस्फोलाइपेज A2 को भी एक्टिवेट कराएगा. उससे क्या होगा कि जितना भी कॉक्स लॉक इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा और prostaglandins and leukotrienes बनेंगे in certain tissues. The M2, M4 receptors open through potassium channels by beta gamma subunits of regulatory and inhibit adenyl cyclase through alpha subunit of GI as depicted, resulting in hyperpolarization, reduced pacemaker activity, slowing the conduction and decrease force of contraction of the heart. अभी क्या होगा कि M2 कहाँ पे हार्ट में क्या काम है उसका, इनहिबिट करना हार्ट को. कैसे करेगा, वो करेगा पोटेशियम चैनल को ओपन. अभी पोटेशियम चैनल्स बीटा, देखिए अल्फा, जीपीसीआर में बहुत सारा सब यूनिट्स होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सब साथ में चिपके हुए रहते हैं. तो ये क्या करता है, बीटा और गामा सब यूनिट्स को के थ्रू इनहिबिट रिएक्शन देता है, जो कि जीआई में आता है. एंड एडिनाइल साइक्लेस, ये ट्रांसडक्शन पाथवे का एक मॉलिक्यूल है, एडिनाइल साइक्लेस. तो अल्फा सब यूनिट ऑफ जीआई एज डिपिक्टेड, रिजल्टिंग इन, ये पोटेशियम अगर एंटर हो रहा है तो क्या करेगा, हाइपर पोलराइजेशन कराएगा, रिड्यूस्ड पेसमेकर एक्टिविटी, स्लोइंग ऑफ कंडक्शन एंड डिक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन. ये सारा तो कॉमन सेंस है कि अगर हाइपर पोलराइज हो गया तो फिर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, रेट ऑफ कंडक्शन कम हो जाएगा. द M4 रिसेप्टर हैव आल्सो implicated in facilitation inhibition of transmitter release in certain areas of the brain. अभी सेम तरीके से M4 भी इनहिबिटरी है, वो कुछ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज कम कराता है. While the M5 has found to dilate cerebral arterioles, facilitate dopamine release and mediate reward behavior. M5 is for reward behavior. भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे आते हैं. These are selectively activated by nicotine and blocked by tubocuranin और hexamethonium. निकोटीन से एक्टिवेट होगा, ट्यूबोकुरारिन या हेक्सामिथोनियम देंगे तो फिर डाउन ये चला इनहिबिट होगा. निकोटिनिक में निकोटीन एक्टिवेट कराएगा, मस्कारिन में मस्कारिन एक्टिवेट कराएगा, एट्रोपिन ब्लॉक करेगा, यहाँ पे कौन ब्लॉक करेगा, ट्यूबोकुरारिन और हेक्सामिथोनियम. These are rosette like pentameric structures. Rosette क्या होता है, एक फ्लावर, ऐसा फ्लावर. It is rosette like pentameric structures which enclose a ligand gated channels, cation ligand gated cation channel. Their activation causes opening of the channel and rapid inflow of cations, resulting in depolarization and action potential. ये आयन गेटेड या ligand gated channel है जो कि अगर एक्टिवेट होता है तो बहुत सारा cations आ जाएगा जिससे depolarization हो जाएगा. On the basis of location and selective agonist and antagonist, two subtypes NM and NN are recognized. अभी NMJ पे होता है, neuromuscular junction पे. These are present at skeletal muscles and threads, are selectively stimulated by PTMA, phenyl trimethyl ammonium, and are blocked by tubocurarin. PTMA, ट्राईमिथाइल फिनाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम इनको एगोनिस्ट है. फिनाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम आर एगोनिस्ट एंड tubocurarin आर एंटागोनिस्ट. दे मीडिएट स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो अगर किसी को फिनाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम दे देंगे तो उसका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. अभी एन जो कि जितना भी गोल्ड बल स्ट्रक्चर्स पे था, कहाँ का था, मेडुला में था, और फिर वो गैंग्लिया में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जहाँ एंड हो रहे वहाँ पे था. These are present on ganglionic cells, sympathetic as well as parasympathetic. Adrenal medullary cells, embryologically derived at the same. अभी adrenal medulla पे cells वो क्या है, post ganglionic parasympathetic, नहीं सॉरी, post ganglionic sympathetic. Embryologically derived from the same side as ganglionic cells in spinal cord and certain areas of the brain. They are selectively stimulated by dimethyl DMPP, PTMA और DMPP, dimethyl, नहीं सॉरी, dimethyl phenyl piperazinium. DMPP याद रखो, PTMA और DMPP. PTMA DMPP ब्लॉक्ड बाय हेक्सोमिथोनियम. वहाँ पे ट्यूबोकुरारिन था, यहाँ पे हेक्सामिथोनियम था. तो इसका हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं. PTMA DMPP यहाँ पे था, ये हेक्सामिथोनियम एंड ट्यूबोकुरारिन. ये NM है, ये NN है. These things will help you in rapid revision. You can get the PDF by texting me on Instagram, या फिर मैं लिंक डाल दूंगा उसमें से.
ये यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है कि लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, नेचर क्या है, ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, जो अभी हमने देखा, पीटीएम, डीएमपीपी, निकोटीन, निकोटीन, ट्यूबोकुलानिन, हेक्सामिथोनियम। लेट्स सी ड्रग्स क्या क्या है। कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनोमिमेटिक, मिमेटिक मतलब क्या, मिमिक करने वाला, और पैरासिम्पथेटिको मिमेटिक। These drugs, which produce action similar to that of acetylcholine, either by directly interacting with cholinergic receptors, agonists, or by increasing availability of acetylcholine, या तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट। देखिए अगर एसिटाइलकोलिन बढ़ाना है तो या तो आप एसिटाइलकोलिन जैसा मॉलिक्यूल दे दो, वो डायरेक्ट होगा, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, या आपने जो उसको डिग्रेड करने वाला है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, उसी को खत्म कर दिया, एंटी कोलिन एस्ट्रेसेस, वो इनडायरेक्टली बनाएगा। हम लोग क्लिनिकली कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट वाला, डायरेक्ट वाला उतना यूज़ नहीं होता। तो अभी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पे आते हैं, कोलिनर्जिक एस्टरेज एंड एल्कलॉइड्स। कोलिन एस्टर जैसे एसिटाइल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकॉल, बिथेनिकॉल, मिथाकोलिन एंड बिथेनिकॉल, कार्बाकॉलिक अलग से याद करना है। एसिटाइल कोलिन मेनली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग होता है। और एल्कलॉइड्स में मस्करीन, पाइलोकार्पिन, एरिकोलिन। So actions of acetylcholine as a prototype. Depending on the type of receptor through which it is mediated, the peripheral action of acetylcholine are classified as muscarinic or nicotinic. The central actions are not so classifiable and are described separately. पेरिफेरल नर्व पे जहाँ एक्ट करता है उसके हिसाब से या तो निकोटिनिक होगा या फिर मस्कारिनिक होगा, सीएनएस में उतना सेपरेटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये मस्कारिनिक एक्शंस, हार्ट पे एसिटाइलकोलिन हाइपरपोलराइजेस ऐसे नोड, डिक्रीजेस द रेट ऑफ डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन, and as a result the rate of impulse generation is reduced, bradycardia and cardiac arrest may be seen at the AV node, and Purkinje fibers refractory period is increased and conduction is slowed। तो क्या क्या कराता है वो इंपॉर्टेंट है, ब्रैडिकार्डिया कराएगा, कंडक्शन स्लो कर देगा, पीआर इंटरवल इंक्रीजेस एंड पार्शियल टू कंप्लीट एवी ब्लॉक में बी प्रोड्यूस्ड। पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा एंड पार्शियल टू कंप्लीट एवी ब्लॉक, मतलब इतना ही ब्लॉक कर देगा कि या तो पार्शियल या कंप्लीट एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो जाएगा। द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो मार्केडली रिड्यूस्ड and resting potential of atrial fibers is abbreviated. Due to non-uniform vagal innervation, the intensity of effect of repolarization and conduction of different atrial fibers varies, inducing inhomogeneity and predisposing to a मेनली इसमें बोलना चाह रहे हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो वेगल फाइबर्स है वो मतलब क्या है, उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो जहाँ जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे उसको स्लो कर देंगे, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन कमा देंगे, पीआर इंटरवल बढ़ा देंगे ये वो, और जहाँ नहीं है वहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट होते रहेगा। तो इट्स लाइक कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा कि कोई भी ब्लड इफेक्टिवली पंप आउट नहीं हो रहा है, उसको एफएफ बोलते हैं, एएफ बोलते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। Ventricular contractility is also reduced, but the effect is not marked. The cardiac muscarinic receptors are M2 type। तो मेनली इसका इफेक्ट एट्रिया में ही होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस होता है बट वो उतना मार्क्ड नहीं होता। अभी आते हैं ब्लड वेसल्स पे। ऑल ब्लड वेसल्स आर डायलेटेड, दो ओनली वेरी फ्यू रिसीव कोलिनर्जिक इनर्वेशन। तो ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे। फॉल इन बीपी एंड फ्लशिंग स्पेशली इन ब्लश एरिया ऑकर्स। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, आपका बीपी को कम करेगा कुछ कुछ जगह पे, लेकिन नहीं होगा। मस्कारिनिक M3 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन वास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स। अभी आपको याद रखना है कि M3 ऑलमोस्ट हर जगह पे होता है। पहले खाओ पे मतलब स्टोमक, सीएनएस में थोड़ा बहुत, और दूसरा दिल में आपका हार्ट आएगा, थर्ड में रेस्ट जितना भी ब्रोंकस, यूट्रस, स्केलेटल मसल्स, जो भी वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ, वहाँ पे M3 चिपकाने का। M4 M5 आर इन CNS। तो muscarinic receptors are present on the vascular endothelial cells. Vasodilation is primarily mediated through the release of an EDRF, endothelial dependent relaxing factor, which is NO। EDRF क्या है फुल फॉर्म? Endothelial dependent releasing factor, endothelium dependent releasing, sorry my bad, relaxing factor। The PLC IP3AD phospholipase C IP3 DAG pathway activates endothelial NO synthase, NOS mainly activate होता है, calcium and calmodulin mechanism।
When the endothelium is damaged by disease, acetylcholine can diffuse to the vascular smooth muscles and cause vasoconstriction via M3 receptors located on the plasma membrane. तो मेनली आपको देखना है कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब डैमेज्ड होगा। एंडोथेलियम, और वेसोडाइलेशन होगा जब सब कुछ नॉर्मल है। दोनों ही M3 मीडिएटेड है, बट एक जगह कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक जगह रिलैक्सेशन हो रहा है नॉर्मली। क्यों? क्योंकि अगर इंडोथीलियल डैमेज हो गया तो वो स्मूथ मसल पे जाएगा, स्मूथ मसल पे जो M3 है वो उसको एसिटाइल कोलिन कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। तो ये डुअल एक्शन है। स्टिमुलेशन ऑफ कोलिनर्जिक नर्व्स टू द पेनिस causes erection by releasing NO and dilating cavernosal vessels through M3 receptors. However, this response is minimal with injected cholinomimetic drugs. अभी स्मूथ मसल्स पे आते हैं। स्मूथ मसल्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इज मोस्ट ऑर्गन इज कॉन्ट्रैक्टेड। अभी इसका इफेक्ट है स्मूथ मसल्स पे कॉन्ट्रैक्ट कराएगा through mainly through M3 receptors. Tone and peristalsis in gastrointestinal tract is increased and sphincters relax. गट मोटिलिटी बढ़ाता है ये, तो अगर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डिस्टल एंड रिलैक्स करेगा, तभी ये पॉसिबल है। Abdominal cramps and evacuation of bowel. Peristalsis in ureter is increased. The detrusor muscle contracts while the bladder, trigone and sphincter relaxes. Voiding, देखिए हमेशा जो कोलिनर्जिक सिस्टम है पैरासिम्पथेटिक, वो वॉइडिंग ऑफ ब्लैडर कराता है। इसलिए जो भी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं उनका साइड इफेक्ट होता है यूरिनरी रिटेंशन। तो एनी पेशेंट इफ कम्स टू यू कि मेरे को आई कैन नॉट पास यूरिन, तो सबसे पहले यू मस्ट आस्क कि उसने रिसेंटली कोई दवाई लिया है क्या। ठीक है। अभी ब्रोंकियल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट, अभी ये पैरासिम्पथेटिक क्या कराता है आपका, अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत डेंजरस है। इट्स लाइक कि वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। एस्थमेटिक्स आर हाईली सेंसिटिव, ब्रोंकोस्पैज्म, डिस्पनिया मतलब सांस लेने में दिक्कत, प्रेसिपिटेशन ऑफ अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। इट्स नॉट अस्थमा, इट्स एजमा। से दिस टू योर HODs, इट्स एजमा। अभी glands secretion from all the parasympathetic innervated glands increase via M3 and some M2 receptors, sweating, salivation, lacrimization। देखिए रोना, मुंह में पानी आना या फिर स्वेटिंग, पसीना आना, ये सारा इंक्रीज होता है बाय M3। इंक्रीज ट्रैकियोब्रोंकियल एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, गैस्ट्रिक वाला M1 के थ्रू होगा। द इफेक्ट ऑन पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड इज नॉट मार्क्ड, और ये इंपॉर्टेंट है। सिक्रीशन ऑफ मिल्क एंड बाइल इज नॉट अफेक्टेड। आई पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस रिजल्ट्स इन मियोसिस। Contraction of ciliary muscles causes spasm of accommodation, increased aqueous outflow facility, reduction in intraocular tension, especially in glaucomatous patient। ग्लाकोमा में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका आई है, ये लेंस है, यहाँ सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, तो यहाँ पे ये अगर आपका कॉर्निया है, तो ये ऐसे मेनली एक्वस ह्यूमर सिलियरी मसल्स यहाँ से ऐसे बनाते हैं और फिर यहाँ से वो नीचे जाता है, और यहाँ पे होता है कैनाल ऑफ श्लेम। अभी ग्लूकोमा देंगे तो ये मियोसिस होगा, तो ये नहीं, मियोसिस मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये छोटा होगा तो नीचे इस तरह ही आएगा ना। तो इट्स लाइक कि ये जो जगह है कैनाल का वो और छोटा हो जाएगा, तो ग्लूकोमा में डेंजर होता है, इसलिए दिक्कत करेगा। यू गेट इट। इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो, रिडक्शन इन द इंट्राओकुलर टेंशन स्पेशली इन, मैं एंटीकोलिनर्जिक से बात कर रहा हूँ। अभी आते हैं निकोटिनिक एक्शंस पे। Autonomic ganglia, both sympathetic and parasympathetic, are stimulated. This effect is manifested at higher doses. High dose of acetylcholine after atropine causes tachycardia and rise in BP. अभी एसिटाइलकोलिन एट्रोपिन के बाद देंगे, तो अगर एट्रोपिन क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक होता है। ये मेनली एन रिसेप्टर्स के बाद में देता है। अभी हाई डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन, एट्रोपिन को हटाना है तो एसिटाइलकोलिन दे दिया, एसिटाइलकोलिन दे देंगे तो बीपी ऊपर जाएगा। हाई डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन गिवन आफ्टर एट्रोपिन कॉजेज टेकिकार्डिया एंड राइज इन बीपी ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड रिलीज ऑफ कैटेकोलामिन्स। ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया को स्टिमुलेट कर देगा इस बार, और कैटेकोलामिन्स NA रिलीज करा देगा, कैटेकोन, और इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, तो हार्ट रेट ऐसे इंक्रीज हो गया।
Skeletal muscles. Anotropic application of acetylcholine to muscles inflates causes contraction of the fiber. Intra-arterial injection of high dose can cause twitching and fasciculations, but IV injection is generally without any effect due to rapid hydrolysis. IV देंगे no effect, क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो जाएगा. बट अगर इंट्रा आर्टेरियल देंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, मतलब ट्विचिंग एंड फेसिकुलेशंस, मतलब मूव करेगा, ऐसे ट्विच ट्विच करेगा. CNS actions. Acetylcholine does not penetrate BBB and no central effects are seen. अगर IV दे रहे हैं तो. However, direct injection into brain produces arousal response followed by depression. Cholinergic drugs can enter brain, produce complex behavioral and neurological effects. The important feature of cholinesterase. अभी मेनली एसिटाइल कोलिन का मेमोरी में रोल होता है, और अगर एसिटाइल कोलिन ज़्यादा हो जाए, एक होता है न्यूक्लियस ऑफ मेयर्ट, यहाँ लिख देता हूँ, न्यूक्लियस ऑफ मेयर्ट, वहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो फिर मेमोरी बेटर रहता है. बट अगर हद से ज़्यादा एसिटाइल कोलिन बढ़ जाए तो वो डोपामीन को कम कर देता है, तो क्या हो जाता है? पार्किंसोनिज्म. इंटरेक्शंस. Anticholinesterase potentiate acetylcholine markedly. Methacholine is to less extent have only additive action, while carbachol and bithanicol, depending upon the role of choline in the termination of action of the particular choline esterase. Atropine and its congenitors competitively antagonize muscarinic actions. Adrenaline is physiological antagonist. ये important example है कि adrenaline is important antagonist of acetylcholine. Uses. Choline esters are rarely, if ever used, कभी यूज नहीं होता clinically. Acetylcholine is not, और because of invasiveness and non-selective action. Short acting भी होता है, the invasiveness and non-selective action दोनों को कर देगा. निकोटिनिक एंड मस्कारेनिक दोनों को एक्टिवेट कर देगा, तो हम लोगों को क्या कुछ मतलब सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा. इन इवन इवेनेसेंट, ये क्या वर्ड है? इवेनेसेंट एंड नॉन सेलेक्टिव एक्शन. अच्छा छोड़ो. I'm so sorry, I don't know the meaning of this word. Bithanicol. It has been used in post-op ileus. Bithanicol, it is postpartum non-obstructive urinary retention. हाँ, अभी कहीं पे भी यूरिनरी रिटेंशन हो गया है, वी वांट कि अपना यूरिन पास हो, तो हम लोग क्या देंगे? पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट कराने वाला ड्रग जो है बिथेनिकॉल, बिथेनिकॉल, मेथाकोलिन, कार्बाकॉल. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिथेनिकॉल यूज होता है क्लिनिकली. Neurogenic bladder to promote urination. It can afford symptomatic relief in congenital megacolon. अभी हर्ट स्प्रंग डिजीज बोलते हैं कॉन्जेनाइटल मेगाकोलोन को, तो उसमें रिलीफ कराएगा. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कराएगा. उसमें कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन में क्या होता है कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एनसीसी माइग्रेट नहीं होता है, उससे वहाँ पे एंटरिक प्लेक्सिस नहीं बनता, तो फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा. तो अगर हम लोग दे देंगे कुछ पैरासिम्पैथेटिक तो वो कॉन्ट्रैक्शन करा देगा स्मूथ मसल्स का, जिससे पर्सन बेटर फील करेगा. एंड gastroesophageal reflux, but is rarely used for any of these. Side effects are prominent: belching, colic, and involuntary urination, defecation, flushing, sweating, fall in BP, bronchospasm. तो ये सब इतना सारा साइड इफेक्ट है. जितना भी पैरासिम्पैथेटिक का उल्टा एक्शन है, जैसे ये इंक्रीज सिक्रीशन, स्वेटिंग, यूरिनेशन, जितना भी पॉसिबल है, फ्लशिंग. क्यों? क्योंकि नॉर्मली ये क्या कराता है? वेसोडाइलेशन कराता है. तो फिर फ्लशिंग मतलब जैसे कान ऐसे लाल लाल हो गया, उसको फ्लशिंग बोलते हैं. अभी कोलिनोमिमेटिक एल्कालॉइड्स, ये नेचुरली जो जो मिलता है वो पाइलोकार्पिन से देखते हैं. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाइलोकार्पस माइक्रोफिलस एंड अदर स्पीसीज. इट हैज प्रोमिनेंट मस्करिनिक एक्शंस एंड स्टिमुलेट्स गैंग्लिया. Pilocarpine cause marked sweating, salivation, increase in other secretions. The cardiovascular effects are complex. Small doses generally cause fall in BP, but higher doses rise in BP and tachycardia, which is probably due to ganglionic stimulation through ganglionic muscarinic receptors. स्मॉल डोजेज में फॉल इन बीपी, हाई डोजेज में राइज इन बीपी. क्यों? गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन की वजह से, गैंग्लियोनिक मस्कारिनिक रिसेप्टर्स.
Applied to the eye, it penetrates cornea, promptly causes meiosis, ciliary muscle contraction, and fall in intraocular tension lasting 4 to 8 hours. तो पाइलोकार्पिन मेनली एगोनिस्ट है. Pilocarpine is used only in the eye as 0.5 to 4% drops. It is a third line drug in open angle glaucoma. Meiosis करा देंगे contraction, तो open angle glaucoma में relief मिलेगा. An initial stinging sensation in the eye and painful spasm of accommodation are frequent side effects. Smooth muscles को तो contract कराएगा. Other uses as a mitotic are meiotica to counteract mydriasis after they have been used for refractory testing and to prevent ब्रेक additions of iris by alternating. अच्छा, देखिए क्या होता है ना, जब आई सर्जरी कर रहे होते हैं तो हम लोग नहीं चाहते कि आँख लाइक जो तुम्हारा लेंस है वो कहीं चिपक जाए, तो उसके लिए हम लोग मियोसिस एंड मिड्रियासिस का ऑल्टरनेट साइकिल्स करते हैं. तो मिड्रियासिस करने के लिए शायद एट्रोपिन या कोई भी एंटीकोलिनर्जिक देंगे, और मियोसिस करने के लिए पाइलोकार्पिन. तो ऐसे ऑल्टरनेट साइकिल्स होता रहेगा, मूव करता रहेगा मेनली, तो फिर ऐसा हार्ड नहीं होगा. और रिफ्रैक्टरी टेस्टिंग में क्या होता है, हम लोग एट्रोपिन देते हैं बच्चों में. अभी क्या होता है, उससे आँख प्यूपिल्स एकदम डायलेटेड रहता है बहुत दिनों तक, फॉर 7 days. तो उसको कम करने के लिए हम लोग कोलिनर्जिक ड्रग देंगे, पाइलोकार्पिन का ड्रॉप्स देंगे, जिससे वो छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट. दो इट कैन बी यूज्ड एज अ सैलोकॉग, नो ओरल प्रिपरेशन इज available. So coming on to muscarine, it occurs in poisonous mushrooms, Amentia muscaria and Inocybe species, and has only muscarinic actions. It is not used therapeutically because but it is of toxicological importance. अभी Amentia में अगर आपको कोई भी मशरूम दिखे तो काम मत लेना, उसमें पॉइजन हो सकता है जो आपके मस्कारिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देगा. मस्कारिन भी मशरूम पॉइजनिंग में, डिपेंडिंग ऑन द टॉक्सिन प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर स्पीसीज, एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ मशरूम पॉइजनिंग इज नोन. अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिनेस्टर्स में आते हैं. कोलिनेस्टर हाइड्रोलिसिस बाय ACHA एंड PCHA, अच्छे एंड बच्चे. और एक्शंस, सिलेक्टिव एक्शन ऑन. अभी एसिटाइल कोलिन जो है वो दोनों एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंड ब्यूटाइल कोलिन एस्ट्रेस भी करा सकता है, बट एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इसका जल्दी हाइड्रोलिसिस करा देगा, और ये सब का हाइड्रोलिसिस नहीं कराएगा. ये सब सारे आर्टिफिशियल है. एसिटाइल कोलिन, मिथेनिकॉल, कार्बाकॉल एंड मिथेनिकॉल, मिथेन कोलिन, मिथाकोलिन ऐसा कुछ था, ये नहीं है यहाँ पे. ये सारे आर्टिफिशियल है. और पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन ही था ना, पाइलोकार्पिन और मस्कारिन ये नेचुरल है, एल्कालॉइड्स है. पाइलोकार्पिन, मस्का, ये सारे आपके इमिटेट कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन को. मेनली आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि दीज आर ओनली एसिटाइल कोलिन. अभी मस्कारिन टाइप, अर्ली मशरूम पॉइजनिंग दो टाइप का होता है, अर्ली और लेट मशरूम पॉइजनिंग. फैलोडिन टाइप, फैलोइडिन, मस्कारिन टाइप, फैलोइडिन टाइप. ड्यू टू इनोसाइब एंड रिलेटेड स्पीसीज, और ये एमेंथिया स्पीसीज के. एमाटीडा, तो अर्ली वाला एमाटीडा की वजह से नहीं होता, अर्ली वाला किसकी वजह से होता है, इनोसाइब. और लेट वाला एमाटीडा की वजह से होता है, इनोसाइब. ठीक है. Due to inocybe and related species, symptoms characteristic of muscarinic actions appear within an hour eating the mushroom, and एट्रोपिन देते ही सब कुछ खत्म. इसको बोलते हैं एट्रोपिनाइजेशन, और ट्रेड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा. अभी जो लेट वाला है, इट इज ड्यू टू पेप्टाइड टॉक्सिन्स फाउंड इन एमेटिडा, Galerina and related species. They inhibit RNA and protein synthesis. The symptoms start many hours and are damage to gastrointestinal mucosa, liver, kidney damage. Treatment consider supportive measures. Thiocidic acid may have some antidotal effect. तो लेट का कोई ये नहीं होता, जो अर्ली वाला होता है उसमें एट्रोपिन दे सकते हैं. इसमें मेनली सपोर्टिव क्या देंगे, मेनली आपका लिवर एंड किडनी खराब हो जाएगा और गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज हो जाएगा. थायोसाइटिक एसिड दे सकते हैं.
ये आता है अभी इंटरेस्टिंग हेलुसिनोजेनिक टाइप। इट इज ड्यू टू म्यूसिकॉल एंड अदर आइसोक्साजोल compounds present in Amatida, Muscaria and related species in much larger quantities than muscarine. These compounds activate amino acid receptors, blocking muscarinic receptors in the brain, have a hallucinogenic property. Manifestation of poisoning are primarily central. No specific treatment. Atropine is contraindicated. ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मशरूम पॉइजन सुनते ही आपको मज़ा आ गया, आपने एट्रोपिन चिपका दिया, तो नहीं कर सकते ऐसा। वो सिर्फ अर्ली टाइप में, वो भी किसमें, आइनोसाइड वाले में। फेलोडीन टाइप में आप नहीं दे सकते, मस्कारीन टाइप में दे सकते हैं आइनोसाइड। ठीक है, इसमें थायोसाइटिक एसिड देते हैं। आफ्टर हेलुसिनेशन, हेलुसिनोजेनिक मशरूम इज psilocybe mexica, whose active principle psilocybin is a tryptaminergic compound। 5-HT मतलब सेरोटोनिन रिलेटेड। अभी आते हैं एरिकोलिन। इट इज फाउंड इन बीटल नट, एरिका कैटिचू एंड मस्करेनिक एज वेल एज निकोटिनिक एक्सन्स। Ericolin, including those on skeletal muscle and plates. It is prominent CNS effects, tried in dementia and enhancer of cognitive function, but useful नहीं है, no therapeutic use। मैंने बताया था एसिटाइलकोलिन मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए बीटा नट्स का वो एरिका कैटेचियो को यूज़ करने का ट्राई किए थे, बट इट हैज़ नो थेरेप्यूटिक यूज़। आज हम लोग कोलिन का मतलब यहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट विल डू एंटी कोलिनेस्टरेसिस। इसमें मेनली आपको कार्बामेट्स, नॉन कार्बामेट्स, अब मेनली जो याद रखना है वो नियोस्टिग्मिन, पाइसोस्टिग्मिन, बस खत्म। इतना याद नहीं रखना। ठीक है, तो फिर तब तक के लिए बाय बाय। एंड थैंक यू इफ़ यू हैव रियली वॉच्ड टिल नाउ। इट्स लाइक कि अगर मैं होता तो मैं नहीं देखता। बाय।